नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश पाटिल इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं सबको प्यार भरा नमस्कार और शुरुआत करते हैं आज की क्लास। विद्यार्थियों, आज की क्लास रहने वाली है CYQ यानी करंट ईयर क्वेश्चंस। जिस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस सेशन को लाइव कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फटाफट से। आशा करता हूं सब स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार रही होगी। ठीक है, और ये अंतिम पड़ाव है, बहुत ध्यान से समझना। बहुत सारी चीजें हैं, टेंशन लेना मत कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं, बिल्कुल भी। तो जितने भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सबको प्यार भरा नमस्कार और बिल्कुल फ्री माइंड होके क्लास को देखना है, बिल्कुल रिलैक्स होके क्लास को देखना है। क्या पता यही क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में। तो जितने भी विद्यार्थी हैं सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करेंगे, ठीक है, उतना बच्चों तक पहुंचेगा और इसका फायदा मिलेगा। तो जितने विद्यार्थी देख रहे हैं जल्दी से फटाफट से इसे शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं आप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो सोचना कुछ नहीं है कि सर क्या गलत हो सकता है, नहीं, हमें ध्यान रखना है, हमें स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और अपने पूरे फ्री माइंड होते हुए क्लास को क्या करना है, एंजॉय करना है, क्लास को एंजॉय करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने पूरी तैयारी की है, पूरे साल तैयारी की है, इसलिए टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, पहली बात तो ये, ठीक है। और एग्जाम देने जाओ तो पेरेंट्स के, अपने आराध्य के, सबको हाथ जोड़ना है, बिल्कुल आराम से, टेंशन नहीं लेनी। आइए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रबंध का महत्व है, यहां पर पूछा गया है प्रबंध का महत्व। तो आपको बताना है कि विशिष्टीकरण या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन या फिर क्रिएशन ऑफ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और या फिर साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। हाँ, आराम से सारी चीजें हमें समझनी है। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की, तो एक एक को समझिए। सबसे पहले अगर मैं स्पेशलाइजेशन की बात करता हूं, मैं फंक्शनल की बात करता हूं, डिफरेंट विविधीकरण की बात करता हूं, ये सारे ही ऑप्शन अगर आप देखें तो ये सारे ऑप्शन जो है यहां पर कौन से हैं ये हमें ध्यान रखने हैं। ये सारे ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे समन्वय के, यानी कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं इसमें एक प्रश्न अगर मैं देखूं, यहां पर जो सी ऑप्शन है, कौन सा सी ऑप्शन है, अगर मैं इसकी तरफ जाता हूं, ठीक है, क्रिएशन ऑफ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अगर मैं जाता हूं तो ध्यान रखना ये प्रबंध का यानी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको पूछा है मैनेजमेंट का और ये बाकी वाले जो है वो कोऑर्डिनेशन के हैं, ठीक है, ओके, क्लियर। तो ध्यान रखना ये जो जितने भी बताए गए हैं ये समन्वय के हैं, कोऑर्डिनेशन के हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। और बिल्कुल होली है, ठीक है, एग्जाम देने के बाद बहुत बढ़िया से एंजॉय करना, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। और इसी होली में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। आपके माता पिता की दुआएं हैं, पेरेंट्स जो सोच रहे हैं, और अगर मैं ये कहूं कि हमारी जितनी भी दुआएं हैं वो सब आपके एग्जाम में दिखेगी और बहुत अच्छा पेपर होगा। सबसे पहले पॉजिटिव सोच के साथ उस पेपर की शुरुआत करना, ठीक है, ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो प्रबंध का सार है, काफी बार ये प्रश्न आ चुका है। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, ध्यान रखिएगा, कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा समन्वय, क्योंकि ये प्रबंध के कार्य हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये प्रबंध के कार्य है, ठीक है। क्योंकि काफी बार कहा जाता है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो एक अलग से फंक्शन है, लेकिन इसे कह दिया गया है कि ये सारे मैनेजमेंट का सार है। सार का मतलब एक तरह से निचोड़ है, क्यों, क्योंकि ये सारे में आएगा। अगर आप प्लानिंग करोगे तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग में पड़ेगी, स्टाफिंग में पड़ेगी, बहुत सारी चीजों में पड़ेगी, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है, तो ये हमें सारी चीजें क्लियर करनी है। ओके, तो ये यहां पर आ जाएगा, आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, निम्न में से अंतरण का तत्व है, अंतरण का तत्व है, ठीक है, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑथोरिटी भी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, शॉर्ट में अगर कहूं अधिकार क्या होता है, निर्णय लेने की शक्ति। उत्तरदायित्व क्या होता है, यहां पर ध्यान रखना जो कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करना होता है। उत्तरदाता का मतलब क्या होता है, अंतिम परिणाम, जो आपको लास्ट में रिजल्ट आएगा। अब आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है आपके पेरेंट्स के लिए, दिखाना है कि हमने पूरे साल पढ़ाई की है और इतने अच्छे नंबर आएंगे। बिल्कुल, मेहनत आपने की है और मेहनत रंग जरूर लाएगी। होली का रंग आएगा ना, जिस तरह से होली का रंग चढ़ रहा है, ठीक है, और चढ़ेगा, उसी तरह से आपकी मेहनत का रंग भी चढ़ेगा और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ओके, क्लियर। चलिए, तो ये हमें ध्यान रखना है, यहां पर अंतिम परिणाम की यहां पर बात की जाती है।
ओके चलिए, तो ये हमें क्लियर करना है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने के अधिकार निम्न स्तर तक बांटना क्या कहलाता है? निम्न स्तर तक बांटना, देखिए निम्न स्तर तक बांटने की बात हो रही है, ठीक है। तो केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या फिर अधिकारांतरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। निम्न स्तर तक बांटने की बात करेंगे, क्या होगा सही आंसर? बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये क्लियर कर लेना। यहां पर इसका सही आंसर हम देंगे, यहां पर विकेंद्रीकरण की तरफ जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल्स इज कॉल्ड, तो ध्यान रखना डेलीगेशन हो जाएगा। अगर केंद्रीकरण की बात करें तो निर्णय लेने के अधिकार जो होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च स्तर के पास होते हैं, टॉप लेवल के पास होते हैं सारे अधिकार। और इसमें जो अधिकार अधीनस्थ की बात करते हैं, ये ध्यान रखना, अधिकार यहां पर अधीनस्थ यानी सुपीरियर सबऑर्डिनेट, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रश्न पूछा जा सकता है विकेंद्रीकरण और अधिकारांतरण में अंतर बताइए। तो ये निम्न स्तर तक होते हैं, ये अधिकारी अधीनस्थ की तरफ होते हैं, इसका एरिया बड़ा होता है, इसका एरिया सीमित होता है, ठीक है। और ये अनिवार्य होते हैं, ये अनिवार्य नहीं होते हैं, ये तो डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रशिक्षण की ऑन द जॉब विधि है, व्याख्यान, चलचित्र, समस्यात्मक अध्ययन, कार्य बदली। तो ध्यान रखने यहां पर अगर मैं 3 की तरफ जाऊं, ये 3 जो है ये प्रशिक्षण की आपकी कौन सी विधियां है? ध्यान रखिए ऑफ द जॉब है, ठीक है। ये कौन सी है? ऑफ द जॉब है, ठीक है। ये कौन सी हो जाएगी आपके? ऑफ द जॉब हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑन द जॉब जो होगी वो हो जाएगी आपके जॉब रोटेशन, ठीक है, कार्य बदली। ओके क्लियर, ये ध्यान रखना है। तो जोर से आज के आनंद की जय, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बाह्य भर्ती का स्रोत है, आपको कौन सा पूछा है? एक्सटर्नल पूछा है, ठीक है। अगर मैं आंतरिक की तरफ जाऊं, आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, तो ध्यान रख लिया। अगर मैं आंतरिक की तरफ जाऊं, इंटरनल की तरफ जाऊं, तो वहां आपको 2 ही देखने को मिलेंगे इंटरनल में, ठीक है। 2 कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है आपके आंतरिक में पदोन्नति, और एक हो जाएगा आपके स्थानांतरण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? डायरेक्ट। ओके क्लियर है। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी इसको, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है किसी भी प्रकार की। हाँ अच्छा होगा एग्जाम, सबका बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण। अब आपको ये पूछा जा सकता है बताइए चरण, तो प्रथम पता होना चाहिए, द्वितीय पता होना चाहिए, अंतिम पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, निष्पादन मानकों का निर्धारण, वास्तविक निष्पादन का माप, विचलन या फिर सुधारात्मक कार्रवाई। देखिए ये तो है अंतिम, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप बताना है कंट्रोलिंग का, तो ध्यान रखना ए ऑप्शन हो जाएगा, निष्पादन मानकों का निर्धारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निष्पादन मानकों का निर्धारण हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है किसी भी प्रकार की, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके चलिए, तो ये हमें क्लियर करना है। यहां पर सही हो जाएगा निष्पादन मानकों का निर्धारण। वास्तविक जो है वो क्या हो जाएगा यहां पर? ये सेकंड हो जाएगा द्वितीय, तो ये प्रथम पूछा है, ठीक है, प्रथम पूछा है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड। ये मेजरमेंट वाला तो हो जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस वाला सेकंड है। एनालिसिस डेविएशंस की बात करें और टेकिंग करेक्शन एक्शन, ये हो जाएगा आपके अंतिम, लास्ट, ठीक है। ओके क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? सारे के सारे हैं कार्यशील पूंजी को। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल नेचर ऑफ बिजनेस, क्योंकि सिंपल सी बात है, बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर मैं निर्माणी कहता हूं तो कार्यशील पूंजी ज़्यादा लगेगी, अगर मैं व्यापारिक कहता हूं तो कार्यशील पूंजी कम लगेगी। संचालन का स्तर कैसा है, ठीक है, बड़ा स्तर है तो कार्यशील पूंजी ज़्यादा लगेगी, छोटा स्तर है तो कार्यशील पूंजी कम लगेगी। मौसमी कारक, मौसम के आधार पर देखा होगा आपने कि मौसम के आधार पर भी कार्यशील पूंजी की बात की जा रही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये ध्यान, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आंसर सही। निम्न में से चालू संपत्ति नहीं है, ध्यान रखना, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट करंट एसेट्स, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्थायी संपत्ति है, फिक्स कैपिटल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैसी संपत्ति है ये? स्थायी संपत्ति है, ये हमें क्लियर करना है। ओके चलिए, यहाँ जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, हाँ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। हाँ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से मार्केटिंग का फैक्टर बताना है, आपको तत्व बताना है, एलिमिनेट बताना है। वही P4 की बात यहाँ पर की जा रही है,
P4 की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना P4 में सेल्स प्रमोशन नहीं आएगा। अब ध्यान रखना सेल्स प्रमोशन किसका एलिमिनेट है, ये भी ध्यान रखना। सेल्स प्रमोशन जो है ये ध्यान रखना, अगर मैं प्रमोशन की बात करता हूं, प्रवर्तन की बात करता हूं, तो ये प्रवर्तन के अंतर्गत आता है। प्रवर्तन में 3-4 चीजें अगर आपको याद रखनी है, तो एक याद रखना सेल्स प्रमोशन, एक याद रखना प्रचार, ठीक है, एक याद हो जाएगा व्यक्तिगत विक्रय, ठीक है, एक हो जाएगा आपके व्यक्तिगत विक्रय, एक हो जाएगा आपके विज्ञापन। ये याद रख लेना, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर। चलिए यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो इसका आ जाएगा विच फॉलोइंग इज एलिमेंट मार्केटिंग। मार्केटिंग का P4 में याद रख लेना, मूल्य आ गया, स्थान आ गया, उत्पाद आ गया, तो एक बाकी कौन सा रह गया आपके, प्रवर्तन रह गया, ये वाला बाकी रह गया, तो ये आ गया इसमें। ठीक है, ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपणन मिश्र घटक उत्पाद में, अब देखो प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ शामिल होगी, ठीक है, तो यहाँ अच्छा है इंक्लूड इन द प्रोडक्ट एलिमेंट। तो प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होगा वो हो जाएगा आपके, देखो विज्ञापन प्रवर्तन का है, मूल्य स्तर की बात करूं तो ये प्राइस का है, ठीक है, विक्रय संवर्धन भी प्रवर्तन का है, इसका एलिमेंट हो गया लेबलिंग, ठीक है, लेबलिंग आ जाएगा, आपको बताना है इसका एलिमेंट कौन सा है, मार्केटिंग मिक्सेस, तो ये हमें ध्यान रखना है प्रोडक्ट का, तो ये आ जाएगा लेबलिंग। ठीक है, निम्न में से प्रवर्तन मिश्र का तत्व नहीं है। अभी जस्ट मैंने प्रवर्तन मिश्र के फैक्टर्स बताए थे, विज्ञापन है बिल्कुल है, व्यक्तिगत विक्रय बिल्कुल है, विक्रय संवर्धन बिल्कुल है, लेबलिंग नहीं है। तो ये ध्यान रखना, लेबलिंग जो है ये उत्पाद से रिलेट करता है, प्रोडक्ट से रिलेट करता है। लेबल जो है, लेबल है, पैकेजिंग है, ये इससे रिलेट करती है, ये ध्यान रखना, पैकेजिंग भी इसी का आएगा, पैकेजिंग भी इसी से आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रोडक्ट। ओके, डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कौन सा अधिकार उपभोक्ताओं को उत्पाद के बारे में जानकारी देता है, जिसे, अब देखो अधिकार पूछा गया है, कौन सा अधिकार प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी देगा, नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सा अधिकार होता है, तो ध्यान रखना ये सूचना का अधिकार होता है। कौन सा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो सूचना का अधिकार। ओके, तो ध्यान रखना, सूचित किए जाने का अधिकार, निवारण पाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, विच ऑफ द राइट्स प्रोवाइड द कंज्यूमर द इंफॉर्मेशन अबाउट, किसके बारे में पूछा गया है, इंफॉर्मेशन अबाउट, तो ध्यान रखना सूचित किए जाने का अधिकार आ जाएगा, राइट टू बी इन्फॉर्म, क्योंकि निवारण तो कंपनसेशन की बात करता है, सुरक्षा का, सेफ्टी की बात करता है, और ये सुनवाई का अधिकार जिसे हम कहते हैं राइट टू बी हियर्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है जानकारी के बारे में, तो सूचित किए जाने का, सूचना का अधिकार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लाभ अर्जित करना प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य है, बताइए जल्दी से। तो आपको याद होगा अर्निंग प्रॉफिट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशनल है, सोशल है, इंडिविजुअल है, या नन ऑफ द अबव है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर संगठनात्मक में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आता है जीवित रहना, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल, ठीक है, फिर आता है प्रॉफिट, लाभ, फिर आता है वृद्धि, ठीक है, और ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मैं व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करूँ तो ये कर्मचारी से संबंधित होते हैं। कर्मचारी जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है वहाँ पर उसे सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं एक मैनेजमेंट के। और सामाजिक उद्देश्य में जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना, क्योंकि बिजनेस जो किया जाएगा वो समाज में किया जाएगा, तो उनकी जो आवश्यकताएं होगी वो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है, तो वो सारी, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल। ठीक है, उसके बाद वित्त का सबसे सस्ता स्रोत, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन हो जाएगा डेब्ट। ठीक है, डिबेंचर जो है सबसे सस्ता, क्यों, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर की, तो इक्विटी शेयर होल्डर में फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा आती है, प्रवर्तन लागत ज़्यादा आती है, जिस वजह पूर्वाधिकारों में भी लाभांश देना पड़ेगा, लेकिन सबसे सस्ता क्यों, क्योंकि इसमें ब्याज की दर जो होती है वो लाभांश की तुलना में हो सकता है कम है, जिसकी वजह से इसे सस्ता कहा जाता है। और ये खर्चा भी मान लिया, जो हमने इंटरेस्ट दिया है तो वहाँ भी फायदा मिल जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट को क्या मान लेंगे हम, खर्चा मान लेंगे, जिसकी वजह से एक और फायदा मिल जाएगा। तो ये डेप्ट का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चिपेस्ट सोर्स बताना है। ओके, क्लियर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अब्राहम मास्लो, बहुत अच्छा प्रश्न है, अभी तक नहीं आया है, हो सकता है इस बार आ जाए। अब्राहम मास्लो के पूरा पढ़ के जाना, ये साइकोलॉजिकल थे, इन्होंने जो बुक लिखी थी वो कौन सी लिखी थी, तो ध्यान रखना द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये बुक जो लिखी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक्स वाज द रिटन बाय द अब्राहम मास्लो। तो अब्राहम मास्लो ने जो बुक लिखी थी उनका नाम बताना है। तो ध्यान रखना ये जो बुक लिखी गई है ये टेलर के द्वारा लिखी गई है, टेलर ने लिखी है, इसका लेखन टेलर ने। ये जो लिखी गई एडमिनिस्ट्रेशन, तो ध्यान रखना ये फ्योल है, हेनरी फ्योल। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अगर मैं बात करता हूँ, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, और अब्राहम मास्लो ने कितने
बताई थी सारी चीज़ें। अब्राहम मास्लो की जो हायरार्की थी वो कितनी थी, 5 थी, जिसमें हमने बात की थी सबसे पहले यहाँ पर शारीरिक की, ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सुरक्षा की यानी सेफ्टी की, उसके बाद हमने की थी सामाजिक सोशल की, उसके बाद हमने की थी मान सम्मान की, उसके बाद लास्ट में आत्मसंतुष्टि की बात की थी। ये 5 जो होती, क्योंकि उन्होंने कहा मनुष्य की जो नीड्स होती है वो बहुत सारी है, इसको उन्होंने 5 में डिवाइड करके रख दिया इस वजह से, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये बुक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, ठीक है, बाकी ध्यान हमें रखना है। ओके क्लियर, चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर लघु अवधि प्रेरणाओं से जो क्रेताओं को वस्तु, और लघु अवधि का मतलब होता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अब होली का पर्व है तो आपने देखा होगा मिठाइयों पर देखा होगा कि भाई नमकीन फ्री है, तो लोग जाते हैं कि वहाँ चले जाए कि भाई मिठाइयों में नमकीन फ्री मिल रही है, पाव, ठीक है, 250 ग्राम, तो चलो वहाँ से लेकर आ जाते हैं, आधा किलो मिल रही है वहाँ से लेकर आ जाएंगे, बैग फ्री मिल रहा है वहाँ से, तो ये लघु अवधि है। जो ही होली चली जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगी, ये सारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसे कहते हैं सेल्स प्रमोशन, यानी किसी भी सेल्स को प्रमोट करना होता है उसके लिए ये जरूरत पड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है तुरंत, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हाथों हाथ खरीदने जा रहे हैं, तुरंत खरीदने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, इमीडिएट परचेज करते हैं इसमें हम गुड्स को। एडवर्टाइजमेंट पर्सनल सेलिंग में तो घर डोर टू डोर होता है, घर पर आते हैं, ये हमें देखना होता है। तो यहां तक हमने ये सारी चीजें, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि कोई पीड़ित पक्ष जिला फोरम के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश, अच्छा प्रश्न है, आदेश पारित होने के, यानी जो आदेश पारित हो गया है उसके कितने दिन के भीतर राज्य आयोग में अपील कर सकता है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, तो आपने देखा होगा कि अगर हम जिला आयोग के पास जाते हैं, ठीक है, और जिला आयोग हमारी नहीं, मान लीजिए हमारे संतुष्ट नहीं है उनके आदेश से, तो हम अपील जब करेंगे स्टेट कमीशन में, राज्य आयोग में, तो ये ध्यान रखिएगा, स्टेट कमीशन में जो अपील होगी और फिर उसके बाद राष्ट्रीय आयोग में जो अपील होगी, ठीक है, तो इस तरह से जो अपील जाएगी, यहां 45 डेज याद रख लेना, और यहां से जब आएगी वो 30 डेज याद रख लेना, और फिर अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे हम, तो वहां भी 30 डेज मान लेना, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आयोग से भी अगर संतुष्ट नहीं होगा तो वो यहां पर आएंगे, तो इसका सही आंसर 45 डेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ओके डन, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें पदोन्नति कर्मचारियों का ऊर्ध्वाधर, कैसा, ऊर्ध्वाधर कम्युनिकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वर्टिकल होता है, ये हमें क्लियर करना है, कैसा कम्युनिकेशन होता है, वर्टिकल होता है, ये हमें क्लियर करना है। ओके, बात समझ में आ रही है, यहाँ पर वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, ये हमें क्लियर करना है। ओके, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास कौन करता है, लीडरशिप, नेतृत्व जो होता है वो दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, लीडरशिप आएगी, नेतृत्व आएगा, ठीक है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, लीडरशिप आएगी यहाँ पर, लीडर, ठीक है। यहाँ पर दूसरे का जो होता है बिहेवियर चेंज होता है। फिर आते हैं उपभोक्ता को मुक्त बाजार का अर्थव्यवस्था में कहा जाता है, तो ध्यान रखना राजा कहा जाता है, मुक्त, किंग, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग यूनिवर्सल होता है, एप्लीकेशन जो होते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग कैसे होता है, जल्दी से बताइए, कौन बताएगा फटाफट से, सारी चीजें क्लियर करिए, ठीक है। कंटीजेंट होता है, ध्यान रखना ना, अनिश्चित होता है, यस यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, कंटीजेंट होता है, अनिश्चित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, कंटीजेंट हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा, निश्चित होता है, निश्चित नहीं है कि भाई कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिद्धांतों का प्रयोग कंटीजेंट होता है, अनिश्चित होता है, या सार्वभौमिक कह सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या रहेगा, ये हमें ध्यान रखना। नियंत्रण के लिए स्पष्टता पूर्व यानी प्लानिंग, यहाँ पर क्या आएगा, नियंत्रण के लिए नियोजन स्पष्टता पूर्व की आवश्यकता है, नियोजन आएगा, नियोजन आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग इज द क्लियरली द,
ठीक है, नियंत्रण के लिए। निवेश निर्णय शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। निवेश निर्णय दो तरह के होते हैं डिसीजन मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो, शॉर्ट टर्म भी होंगे, लॉन्ग टर्म भी होंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा अल्पकालीन और यहां पर आ जाएगा दीर्घकालीन। यहां पर आ जाएगा आपके शॉर्ट टर्म, यहां पर आ जाएगा आपके लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर। चलिए, तो आइए बात करते हैं प्रश्न उत्तर की। ये सारे फिलअप्स हो गए हैं हमारे, याद रख लेना। अब आते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। क्या लिखा गया है? पहला प्रश्न लिखा है, प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल किस विद्वान द्वारा दिया गया? प्रशासनिक सिद्धांत जो है, जिसे हम सामान्य प्रबंध के जनक कहते हैं, हेनरी फियोल को। हेनरी फियोल को क्या कहा जाता है? सामान्य प्रबंध के जनक। तो प्रशासनिक सिद्धांतों पर बल दिया है हेनरी फियोल ने। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें हम सामान्य प्रबंध के जनक भी कहते हैं, सामान्य प्रबंध के जनक भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। हेनरी फियोल को क्या कहा जाता है? इनकी बुक मैंने अभी बता दी थी, उन बुक को याद रखना है। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से। ओके, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, इन्हें सामान्य प्रबंध के जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक संगठन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज द मीन बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? सॉरी, फॉर्मल है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हम मैनेजमेंट के द्वारा जिसको तैयार किया जाता है, प्रबंध के द्वारा जानबूझकर जिसको बनाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों के द्वारा, यानी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर। क्रिएट कौन करता है? मैनेजर्स करते हैं इस स्ट्रक्चर को, ये ध्यान रखिएगा। इस स्ट्रक्चर को क्रिएट कौन करेगा? मैनेजर्स करेंगे। तो ध्यान रखना, किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंधकों द्वारा तैयार किया गया जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मचारियों के चयन में कौशल परीक्षा, सिलेक्शन, आपको बताना है स्किल टेस्ट, किसके बारे में एक्सप्लेन करना है? स्किल टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो आइए देखते हैं, वह व्यक्ति के नए कौशल को, ध्यान रखना इसमें दो चीजें, एक ट्रेड टेस्ट होता है, एक स्किल टेस्ट होता है। ट्रेड में जो आपके पास पहले से मौजूदा है, ठीक है, वो नॉलेज काम आता है। यहां पर आपको नया जो है, ये ध्यान रखिएगा, यहां पर प्रोफेशनल एबिलिटी टू लर्न न्यू स्किल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एबिलिटी टू न्यू स्किल यानी नए कौशल को सीखने की संभावित कुशलता को मापता है। आपके पास जो नया कौशल है उसको मापने की बात यहां पर की जा रही है। लेकिन जब ट्रेड टेस्ट की बात की जाएगी, ट्रेड यानी व्यापार परीक्षा की बात की जाएगी, पूछा जा सकता है यहां पर, ध्यान रखिएगा, व्यापार परीक्षा में अंतर, इसमें दोनों में अंतर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नए कौशल के लिए होता है, ये आपके पास जो पहले से मौजूदा है, उपलब्ध है, उपलब्ध या मौजूदा कौशल के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह व्यक्ति के विकास की क्षमता का संकेत करती है। क्या लिखा गया है? व्यक्ति के विकास की क्षमता का संकेत, मतलब इट द इंडिकेट पर्सन पोटेंशियल फॉर द ग्रोथ, यानी जो भी व्यक्ति के विकास की क्षमता है उसके बारे में। टेस्ट आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पर्सन फ्यूचर सक्सेस रेट, यानी ये आपको फ्यूचर सक्सेस रेट के बारे में बताता है। यानी ऐसी परीक्षाएं व्यक्ति के भविष्य में सफलता के अंक स्तर को मापने का एक अच्छा संकेत होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये किसके बारे में पूछा गया? कौशल परीक्षा के बारे में पूछा गया, क्योंकि इसमें न्यू स्किल आती है, पुरानी नहीं आती है, ठीक है। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। लोकतंत्रीय या फिर सहभागी नेता से, अब ध्यान रखना दोनों एक ही चीज है, डेमोक्रेटिव कह दो या सहभागी, जिसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं लोकतांत्रिक की बात करता हूं तो क्या होगा इसमें, देखिए, जो सहभागी नेता होता है योजनाएं विकसित करेगा तथा अपने अधीनस्थों की सलाह से निर्णय लेता है। यानी क्या लिखा है, लीडर जो डेमोक्रेटिव लीडर होता है वो विल डेवलप द एक्शन प्लान, वो डेवलप करता है एक्शन प्लान। लेकिन ध्यान रखना, जो डिसीजंस होते हैं तो कंसल्ट करेगा, किससे कंसल्ट करेगा? विद देयर द सबऑर्डिनेट्स, उनके साथ कंसल्ट करता है और अपने अधीनस्थों की सलाह, वह उन्हें निर्णय में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करेगा। दे विल द इंकरेज देम द पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, और उनको बोलेगा हाँ आप भाग लीजिए इस डिसीजन में। तो ये लोकतांत्रिक नेता का काम है, वो क्या करेगा? अपने सबऑर्डिनेटर को भी साथ में लेने की कोशिश करेगा। एक अच्छा नेता वही है जो अपने सबऑर्डिनेटर की सुने, जो अपने अधीनस्थों को समझे और उनसे डिसीजन लेने में उनकी सफलता के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है, और उन्हें क्या करेगा? वो मोटिवेशन, निर्णय लेने के लिए, भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा। फिर हम बात करते हैं नेतृत्व की। यह शैली बहुत सामान्य है क्योंकि नेता यह भी मानते हैं कि यदि लोग अपने उद्देश्य निर्धारित कर ले तो वो सर्वोत्तम, क्योंकि अगर उद्देश्य निर्धारित कर लेंगे तो अच्छे से निष्पादन होना स्वाभाविक है, ठीक है। दिस लीडरशिप स्टाइल इज द वेरी कॉमन टुडे बिकॉज लीडर्स ऑल्सो द बिलीव दैट द पीपल परफॉर्म
best if they set their own objective. They need to respect the opinions of others. यानी उन्हें दूसरों के विचारों को सम्मान देने, अधीनस्थों को उन्हें कार्य निष्पादन में समर्थन करने, सपोर्ट सबॉर्डिनेटन इन देयर वर्क, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, सबॉर्डिनेट को सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, उनके खुद के काम के लिए, एंड दे अचीव द, जिससे क्या होता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो लिखा भी है संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने में आवश्यकता, वे समूह के अंतर्गत सहमति बनाकर नियंत्रण करते हैं, वे आपस में क्या करते हैं, कंट्रोल बाय द बिल्डिंग, कंसल्ट करते हैं, और विद इन द ग्रुप आपस में सहमति बनाते हैं और इसका डिसीजन लेते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक लीडर का काम होता है, एक अच्छे नेता का यहां पर काम होता है, ये हमें ध्यान रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्री फ्लो कम्युनिकेशन आपको काफी बार पूछा जा गया है, और फ्री फ्लो कम्युनिकेशन में क्या होता है, शो फ्री फ्लो कम्युनिकेशन विद देयर द हेल्प्स द डायग्राम, आपको डायग्राम बनाना है इसका, काफी बार डायग्राम के लिए पूछा जाता है, लेकिन 2 शब्द लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या लिखा गया है, फ्री फ्लो सिस्टम एवरीवन इज अ फ्री टू एक्सचेंज, यानी सारे स्वतंत्र प्रवाह में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से बातचीत करता है, आपस में सारे बातचीत करेंगे, ठीक है। फ्री फ्लो में कैसे बातचीत करेंगे, जैसे अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी दे दूं, इसको डी दे दूं और इसको ई दे दूं। अब देखो ए सबसे कम्युनिकेशन कर रहा है, ए बी से सी और बी से भी कर रहा है, ए डी और ई से भी कर रहा है, ये भी ध्यान रखना है हमें। और फिर अगर बी की बात करूं, ये भी सबसे बातचीत कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसे फ्री फ्लो, इससे क्या होता है, एक्सचेंज आइडियाज इंडिपेंडेंटली, यानी स्वतंत्रता से क्या करते हैं ये यहां पर सारी चीजें व्यक्त करते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। यहां पर इंडिपेंडेंटली ये क्या करते हैं, सारी चीजें ऑफ वन अदर, कम्युनिकेशन फॉलो रैपिडली इन द दिस द टाइप द सिस्टम, ये ध्यान रखना इस प्रकार के तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, तीव्रता से तेज कम्युनिकेशन होगा इसमें। अगर बात डी को इससे करनी है तो सीधा होगा, डायरेक्ट बात कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है यहाँ पर फ्री फ्लो कम्युनिकेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं यहाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार सीधा पूछा जाता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, यानी अंशधारकों के, ठीक है, सॉरी हाँ, अंशधारक जो होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनके वेल्थ को, ठीक है, उनकी संपदा को अधिकतम वृद्धि करना होता है, मुख्य उद्देश्य यही होता है अंशधारियों का, ठीक है। यानी वित्तीय प्रबंधन का मेन उद्देश्य क्या है, यहाँ पर अंशधारियों की धन संपदा में वृद्धि करना, इतना हमें याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। लेबलिंग से आप क्या समझते हो, बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लेबलिंग, लेबलिंग क्या है। तो ध्यान रखना, लेबलिंग एक तरह से सरल सा दिखने वाला लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज पर लगने वाला लेबल का एक स्वरूप तैयार करता है। लेबल एक चिट है जिसका रूप तैयार होगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मैंने ड्रेस पहनी हुई है, तो ये हमारी एक तरह की लेबलिंग ही है, समझ रहे हो यहाँ पर, जिससे क्या हो रहा है कि लेबलिंग जो होती है, बट टास्क द मार्केटिंग गुड्स द डिसाइडिंग द फॉर्मेट द अदर लेबल टू बी द प्लेस्ड ऑन द पैकेज। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यानी ये कार्य पैकेज पर लगाने के लिए लेबल के स्वरूप को तय करता है। किसको स्वरूप करता है, सरल सा दिखता है, आपके जो प्रोडक्ट होता है उसको स्वरूप देता है, पैकेज को एक स्वरूप देता है जिसकी वजह से वो देख सके, ये एक तरह की लेबलिंग है। फिर हम बात करते हैं क्रय योग्य वस्तुएं क्या होती हैं, शॉपिंग गुड्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखना। परचेज गुड्स, इसे क्रय योग्य कहते हैं, परचेजेबल गुड्स। क्रय योग्य उत्पाद वे उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनके क्रय के लिए क्रेता का अंतिम निर्णय के लिए पहले दुकानों पर जाकर, जो भी खरीदने वाला होगा वो दुकान पर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, परचेज गुड्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स रिक्वायर्ड टू बायर्स स्पेंड द कंसिडरेबल टाइम विजिटिंग, वो टाइम देगा इसमें, ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या देगा, वो टाइम देगा, ये क्लियर करना, टाइम विजिटिंग, ये ध्यान रखिएगा। स्टोर एंड द कंपेयरिंग द क्वालिटी, वो कंपेयर करेगा क्वालिटी को, प्राइस को, डिजाइन को, सुटेबिलिटी को, बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन से पहले वो सारी चीजें कंसल्ट करेगा। मुझे आज गाड़ी लेनी है मान लीजिए, तो मैं कंसल्ट करूंगा, सारी चीजें देखूंगा, उसके डिजाइन देखूंगा, उसकी प्राइस देखूंगा, सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे अगर मैं बात करूं, कपड़े की बात करूं, ज्वेलरी की बात करूं, फर्नीचर की बात करूं, ये सारी क्या होती हैं, शॉपिंग गुड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो क्रय योग्य वस्तुएं आपसे पूछी जा सकती हैं।
अगला प्रश्न है उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आप सबको पता है लिबरलाइजेशन जो है वो क्या है। यहाँ पर सीधी सी बात करें, इंडियन बिजनेस एंड द इंडस्ट्री फ्रॉम द अननेसेसरी कंट्रोल द रिस्ट्रिक्शंस, जो अननेसेसरी और रिस्ट्रिक्शंस हो रहे थे, ठीक है, उसको फ्री कर दिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। आर्थिक सुधारों में लक्ष्य भारतीय व्यवसाय और उद्योग को अनावश्यक नियंत्रण प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है। सार्वजनिक निजी क्षेत्र पर जितने भी यानी प्राइवेट सेक्टर पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे, जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, जो कंट्रोल थे, उसको हटाया गया है। दिस मार्क एंड ऑफ द लाइसेंस परमिट को भी क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ये भी हमें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न, ठीक है। तो आपको लिबरलाइजेशन के बारे में बताना है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कंट्रोलिंग से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण से आप क्या समझते हैं? नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वास्तविक परिणामों को इच्छित परिणामों के निकट लाने का प्रयास किया जाता है। कंट्रोल इज द प्रोसेस बाय विच एफर्ट्स आर मेड टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट। ध्यान रखिएगा, नियंत्रण क्या है? वास्तविक परिणाम जो होता है, एक्चुअल जो रिजल्ट होता है, उसको क्लोजर टू किसके? डिजायर रिजल्ट, यानी इच्छित परिणाम। डिजायर का मतलब देखो, इसे इच्छित भी बोल सकते हैं, इसे हम एक स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, जो पहले से हमें निर्धारित कर रखा है वो भी बोल सकते हैं। तो जब एक्चुअल रिजल्ट को पास में लेकर आते हैं किसके? डिजायर के। जैसे मैंने सोच रखा था पहले 100 यूनिट तैयार करनी है, ठीक है, और आपने पहले भी सोच रखा, आपका जो सोचा हुआ है वो डिजायर रिजल्ट है। एक्चुअल रिजल्ट एग्जाम अब हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल है। वो कंपेयर करेंगे कहाँ गलती करी जिसकी वजह से नंबर कम आए, तो वो होता है जिसकी वजह से कंट्रोलिंग करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नियोजन दृढ़ता का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? रिजिडिटी, यानी नियोजन जो है वो क्रिएट करता है रिजिडिटी। क्यों क्रिएट करता है? प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर क्या आती है कि प्लानिंग यहाँ पर तैयार कौन करता है? टॉप लेवल करेगा। उसने जो कह दिया वो फाइनल है। अब जब उसने वो सारी चीजें कह दी है वो फाइनल है, तो गड़बड़ यही हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। गड़बड़ यहां पर ही गड़बड़ हो जाती है। क्या लिखा गया है? एक संस्थान में एक लक्ष्य को निश्चित समय में पाने के लिए सुनियोजित योजना तैयार की जाती है। क्या लिखा गया? इन द ऑर्गेनाइजेशन वेल द ऑर्गेनाइज प्लान द डेवलप द अचीव द गोल्स स्पेसिफिक, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यही योजनाएं भविष्य में कार्य करने के लिए विधि निर्धारित करती है। और दीज प्लान्स द डिटरमाइन द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, भविष्य के लिए तैयार हो रहा है ये सारी चीजें। प्रबंधक इनमें परिवर्तन करने, मैनेजमेंट जो होता है वो इसमें चेंज करने की अवस्था में नहीं है। अब मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उनको तो वो जो बताया गया वो करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, इसलिए कठोरता पैदा हो रही है, ठीक है। प्रबंधक में इनमें परिवर्तन नहीं करेगा, मतलब मैनेजमेंट आर नॉट एट द पोजीशन टू मेक द चेंज टू देम सच द रिजिडिटी इन द प्लानिंग, जो प्लान है वो क्रिएट करेगा रिजिडिटी, कठोरता, प्रॉब्लम, और मैनेजर्स मस्ट बी गिवन द सम फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या लिखा गया है? प्रबंधक को बदलते हुए हालात में उसमें सहयोग करने के लिए कुछ छूट अवश्य, हाँ, उसमें चेंज करने के लिए कुछ किसी ना किसी तरह की क्या करनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखोगे तो प्लान में रिजिडिटी ज्यादा रहेगी, तो जो प्लान हमने बनाया है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। ये दिक्कत आती है काफी बार, तो ये हमेशा ध्यान रखना है इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। समन्वय सोचा समझा कार्य है। कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट फंक्शन, सोचा समझा कार्य, जानबूझकर, क्योंकि इसे मैनेजमेंट बनाएगा, जानबूझकर बनाएगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एक्सप्लेन करिए। कोऑर्डिनेशन जो है एक प्रबंध के विभिन्न लोगों के कार्यों को ध्यानपूर्वक और सोच समझकर समन्वय करना होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी विभाग में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे से सहयोग तो करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन के बिना ये सहयोग नहीं होगा। जब तक कोऑर्डिनेशन, जैसे मैंने कहा था, एग्जांपल भी मैं समझाया था, मान लीजिए स्कूल में आप पढ़ते हैं और स्कूल में आपने वैकेंट पीरियड है, खाली पीरियड है, ठीक है, और खाली पीरियड में या वैकेंट पीरियड में क्या होता है, कोई टीचर नहीं आया है, तो पहले से ही उसको क्या कर दिया जाता है? एडजस्टमेंट लगा दिया जाता है। अगर एडजस्टमेंट नहीं लगाया और वो खुद चला गया तो वो तो है कॉर्पोरेशन, और अगर एडजस्टमेंट लगाया है तो वो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जानबूझकर लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं तो क्या करेंगे? चिल्लाएंगे या परेशान करेंगे दूसरी क्लास को। यही चीज है कि किसी भी विभाग में सदस्य स्वेच्छा से जो काम होता है वो कॉर्पोरेशन होता है। तो इसी वजह से इन्होंने कहा है मैनेजर मस्ट केयरफुली द थॉटफुली द कोऑर्डिनेट टू द वर्क ऑफ द वेरियस पीपल मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वर्क इन द कॉर्पोरेशन विद इन द ईच अदर, ठीक है, एंड वॉलेंटरी। और कोऑर्डिनेशन गाइड करता है स्पिरिट ऑफ द कॉर्पोरेशन। समन्वय इस सहयोग की भावना को क्या करेगा? दिशा निर्देश देगा। कोऑर्डिनेशन जो है वो सहयोग की भावना को दिशा निर्देश देगा, जिसकी वजह से जरूरी है, क्योंकि सहयोग तो हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन के बिना काम पूरा नहीं होगा। जानबूझकर वो सारी चीजें देखनी सोचनी पड़ेगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो समन्वय सोचा समझा कार्य होता है, डेलिब्रेट होता है। समन्वय के ना होने पर क्या होगा? विदाउट कोऑर्डिनेशन क्या होगा? कॉर्पोरेशन विल बी प्रूव द फेलियर, पूरा कॉर्पोरेशन फेल है, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कोई चला भी गया, फिर दिक्कत होगी,
तो इसलिए बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन विदाउट कॉर्पोरेशन विल ओनली लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज। तो समन्वय के न होने पर सहयोग भी निरर्थक सिद्ध होगा, बिना सहयोग के समन्वय की कर्मचारियों में असंतोष होगा। तो ये चीजें हमें देखनी है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य को समझाइए। किसको समझाना हमें? सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, मैं बता चुका हूं। समाज के लिए लाभों की रचना करना, इसका मतलब सीधा है कि संगठन चाहे व्यावसायिक है या गैर व्यावसायिक है, समाज के अंग होने के कारण कुछ सामाजिक दायित्वों को हमें पूरा करना पड़ता है। द गोल इज द क्रिएट द बेनिफिट्स फॉर द सोसाइटी। कॉमर्शियल और चाहे नॉन कॉमर्शियल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्ट ऑफ द सोसाइटी का पार्ट है, तो हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। अब क्या क्या करना पड़ता है वो देख लीजिए। सीधी सी बात है, द क्रिएट द फेवरेबल इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द वेरियस सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, इंक्लूड द एडॉप्टिंग। अब हमें एडॉप्टिंग यानी एनवायरनमेंट को अच्छा क्या बनाना, फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन मेथड भी सही अपनाना पड़ेगा। प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट, हमें रोजगार देना पड़ेगा क्योंकि ये समाज में रहने वाले लोग हैं। तो सीधी सी बात है, उत्पाद के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना, समाज के वंचित वर्गों को रोजगार हमें देना है। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग सर्विस सच एज अ स्कूल्स एंड द हेल्थ सर्विस। तो बिल्कुल सही है। विद्यालय और स्वास्थ्य सेवाएं जैसी सुविधाएं प्रदान करने, ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। तो याद करके जाना सोशल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। यहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना है, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट देना है डिसएडवांटेज सेक्शंस को, प्रोवाइडिंग सर्विस देनी है किसको, स्कूल्स, हेल्थ सर्विस देनी है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्यावसायिक पर्यावरण के निम्न महत्व को समझाइए। व्यावसायिक पर्यावरण की क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको हमें समझाना है। इंपॉर्टेंस कहती है, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया, इस तरह से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, आपको दे दिया और इसी के बारे में बताइए। हम काफ़ी बार क्या करते हैं, क्या पढ़ के जाते हैं। चलिए जोर से आज के आनंद की जय बोल दीजिए फटाफट से, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं जोर से आज के आनंद की जय। आइए बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग इनिशिएटिव एंड टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एनवायरमेंट, एनवायरमेंट आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है। संभावना और अवसरों को पहचानना पड़ेगा क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है, उसको जाने नहीं देना है। तो सकारात्मक बाह्य रुझान, अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिव एक्सटर्नल थ्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, चेंज दैट विल द बेनिफिट ऑफ फर्म अपॉर्चुनिटीज, यानी अथवा परिवर्तन जो है वो किसी भी फर्म के लिए परिचालन में सहायक होते हैं। पर्यावरण व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत सारे आपको अवसर मिलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया भी था, कोरोना के समय थ्रेट्स भी थे और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज भी थी। जो बिजनेस नहीं चल रहे थे, जिसको हम नहीं जानते थे, वो डेवलप होने लग गए। पीपीई किट का देख लो, सैनिटाइजर का देख लो, ठीक है। तो पर्यावरण व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत सारे अवसर भी देता है, तो ये भी ध्यान रखना। द एनवायरमेंट ऑफर्स द न्यूमर्स ऑफ द अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस सक्सेस। एंड यदि अवसर की प्रारंभ में ही अगर आप अपॉर्चुनिटी को पहले से ही जान लो, यानी अगर मैं ये कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो आइडेंटिफाई कर लो आप अर्ली, तो बिजनेस फर्म के अंदर कैपिटलाइज आप क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो बिफोर द कॉम्पिटिटर्स, यानी आपके प्रतियोगिता से पहले या प्रतियोगी से पहले आप उसका लाभ उठा सकते हो। और मारुति सुजुकी वाला मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें पहला अवसर को बहुत जरूरी पहचानना है। अब आते हैं जो भी आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, उस रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज करना है। क्या लिखा है, पर्यावरण व्यवसाय संचालन के विभिन्न संसाधनों का स्रोत है। व्यावसायिक उद्यम किसी भी प्रकार की गतिविधि में लिप्त हो, ठीक है, बिजनेस किसी भी, क्योंकि आपके पास जो सोर्स है, ठीक है, जो सोर्स होते हैं उसका बहुत अच्छे से यूज करना है। क्योंकि हमें जो सोर्स है वो मिल कहाँ से रहे हैं, हमें सोर्स जो मिल रहा है वो सोसाइटी से मिल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि यह अपने पर्यावरण के वित्त, जैसे चाहे मशीन है, चाहे कच्चा माल है, बिजली है, पानी है, ये बहुत सारे संसाधन हम जुटाते हैं जो इसके आगत है, ठीक है, ये इनपुट है। तो पर्यावरण के जो अंग हो, वित्त पोषक, सरकार, आपूर्तिकर्ता, व्यवसायिक इकाई को बदले में कुछ पाने की इच्छा, क्योंकि ये सारे कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, इन संसाधनों को उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हैं। तो यही चीज लिखिए कि एनवायरमेंट इज द सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। आपको बहुत टाइप की इंटरप्राइजेस, जैसे अगर मैं बात करता हूँ ड्रॉ वेरियस रिसोर्सेज फ्रॉम इट्स द एनवायरमेंट, सच फाइनेंस है, मशीनरी है, रॉ मटेरियल्स है, ये सारी चीजें आपको इनपुट के रूप में मिलती हैं। इसको आपको बहुत ही अच्छे तरह से यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज क्यों करना है, क्योंकि जो एनवायरमेंट के दूसरे अंग होते हैं, जैसे एनवायरमेंट जो होता है, जैसे यहां लिखा भी है, देखिए, हाँ, जैसे लिखा है ना यहां पर, देखिए, which is the input, financier, government and the suppliers which are the part of the environment decide
ठीक है, एंड प्रोवाइड दीज द रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहा है। तो बिजनेस जो चाहता है, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से यूटिलाइज करके इन सबको, यानी पर्यावरण के अंग, वित्त पोषक, सरकार, आपूर्तिकर्ता, व्यवसायिक इकाई को बदले में कुछ पाने की इच्छा से इन संसाधनों का उपलब्ध कराने का निर्णय लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, उसका बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, यही हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के इंपॉर्टेंस हमें बताने हैं, एक्सप्लेन करना है, किसके दृष्टिकोण से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर्स पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर पॉइंट्स ऑफ व्यू से अगर देखें तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें देखने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें उपभोक्ता की अनभिज्ञता यानी कंज्यूमर इग्नोरेंस, क्योंकि सीधी सी बात है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कंज्यूमर्स उपभोक्ता संरक्षण के महत्व किसकी वजह से देखना है, उपभोक्ता के नजरिए से हमें देखना है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उपभोक्ता अनभिज्ञ होता है, कंज्यूमर जो होता है इग्नोरेंस है यानी अनभिज्ञ, वो जानता ही नहीं है, उसके ना तो उसे अपने राइट्स पता है, ना उसके इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। उपभोक्ता में उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध राहत के बारे में व्यापक अज्ञानता है। तो देयर इज द वाइड शेप ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द अमंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर द राइट्स एंड द रेमेडीज अवेलेबल टू देम। ठीक है, एंड इस दृष्टि से उपभोक्ता जागरूकता पाने के लिए उन्हें शिक्षित, यानी उपभोक्ता को हमें क्या करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा उनको। ठीक है, और गेन द कंज्यूमर अवेयरनेस, उन्हें जागरूक करना पड़ेगा, जिसकी वजह से, क्योंकि वो अनभिज्ञ है। उपभोक्ता संरक्षण क्यों जरूरी है, ध्यान से सुनना, प्रश्न है उपभोक्ता संरक्षण क्यों जरूरी है उपभोक्ता के लिए। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता अनभिज्ञ है, इसके लिए। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है, असंगठित उपभोक्ता है, तो उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संगठनों के रूप में संगठित होने की जरूरत होती है। बिल्कुल सही बात है, कंज्यूमर्स नीड टू ऑर्गेनाइज द देमसेल्फ ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन दैट विल टेक केयर देयर द इंटरेस्ट, क्योंकि जो उनके हितों का ध्यान रखेंगे, आपको संगठित होना पड़ेगा। अगर असंगठित रहेंगे तो सीधी सी बात है, ये जितने भी अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं तो ये फिर क्या करेंगे, हमारा शोषण करेंगे। इसलिए भारत में हमारे पास उपभोक्ता संगठन है, इस दिशा में काम कर रहे हैं, फिर भी उपभोक्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा देने की आवश्यकता है, जब तक कि ये संगठन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बन जाते हैं। लिखा भी है, इन इंडिया वी कैन द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। देयर इज द स्टिल नीड टू प्रोवाइड द एडुकेट द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर यूटिल until sorry ठीक है, प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर until these organization become the powerful enough to protect the promote consumer interest, यानी उपभोक्ता की हितों की रक्षा करने के लिए ये बनाए गए हैं, जिससे उपभोक्ता को क्या किया जा सके, संगठित किया जा सके, और उपभोक्ता असंगठित है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको संगठित करने के लिए जरूरी है। फिर हम बात करते हैं एक अच्छे ब्रांड में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, ब्रांडिंग का प्रश्न है, अच्छे ब्रांड में क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम देख लेते हैं। चलिए, आपको दो ही बतानी है। हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सीधी सी बात है, ब्रांड का नाम संक्षिप्त होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, नेम शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी इजी। ठीक है, ये ध्यान रखना बोलते समय। इट शुड बी रिकॉर्गनाइज, किसको रिकॉर्गनाइज करना है ये ध्यान रखने का। पहचान में आना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए, याद रहे, ऐसा नाम रखो जो संक्षिप्त हो, शॉर्ट हो, फिर जिसका उच्चारण, बोलना, पहचान करना और याद करना सारी इजी हो। तो लिखा भी है, इट शुड बी इजी। ठीक है, बोलने में आसान रहे, याद करने में आसान रहे, जैसे लक्स है, रिन है, विम है, इनको हम कभी भूलते नहीं क्योंकि बहुत इजी है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है, पहली फीचर्स है किसकी, अच्छे ब्रांड की। फिर हम बात करते हैं, ब्रांड का नाम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल कैसे होना चाहिए, जैसे मैगी आपने देखा होगा, मैगी मसाला भी आता है और मैगी भी आती है। जैसे चॉकलेट की मैं बात करूँ, पार्ले जी बिस्किट भी आता है, चॉकलेट भी आती है। तो इस तरह से इन्होंने कहा है कि ब्रांड का नाम शुड बी द फ्लेक्सिबल। क्यों होना चाहिए फ्लेक्सिबल, ध्यान रखना, क्योंकि जब भी हम न्यू प्रोडक्ट बनाएं उसके साथ अच्छे से उसको यूज कर सके, तो जिन नए उत्पादों को जोड़ा जाए उनके लिए भी उपयोग में लाया जा सके, जैसे कि मैगी, कॉलगेट, पतंजलि, इन सब के लिए। ठीक है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये ब्रांड का नाम फ्लेक्सिबल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रण की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है प्लानिंग क्या, कंट्रोलिंग के, उसके 2 चरण हमें समझाने हैं। 2 चरण का मतलब 2 स्टेप हमें बताने हैं, ये ध्यान रखना कंट्रोलिंग प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेप जो है, अब देखो यहां जो बताया गया, फर्स्ट बताया ना, फर्स्ट ही लिखना, सेकंड थर्ड फोर्थ मत लिख देना। ठीक है, सबसे पहला आता है यहां पर सेटिंग परफॉर्मेंस द स्टैंडर्ड। नियंत्रण प्रक्रिया का सबसे पहला जो चरण होता है वो कार्य निष्पादन मानकों का निर्धारण होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मानक तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने जब 12th में आए थे तभी से आपने एक स्टैंडर्ड तैयार कर दिया था कि मुझे इतने % बनाने हैं, तो वो सारी चीजें चल रही थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई समस्या ही नहीं थी। ठीक है,
तो इस तरह से हम कह रहे हैं यहां पर कि एक मानदंड जिसके तहत वास्तविक निष्पादन की माप करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप द कंट्रोल प्रोसेस इज टू बी द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। एंड स्टैंडर्ड आर बेंचमार्क, एक बेंचमार्क तैयार हो गया है अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस, किसके अगेंस्ट में, एक्चुअल परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में। आपने पास जब 11th पास करी और उसके बाद ही आपने एक बेंचमार्क तैयार कर दिया कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, तो वो क्या है, वो आपका एक तरह से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब जो आएगा एग्जाम के बाद वो एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक बेंचमार्क तैयार, देयरफॉर द स्टैंडर्ड सर्व द माइलस्टोन, ये एक तरह का माइलस्टोन होता है, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव द अचीव, इसे ऑर्गेनाइजेशन इसे अचीव करता है, प्राप्त करता चाहता है। और ये ध्यान रखना स्टैंडर्ड कैन बी सेट द बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों ही होने चाहिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसको मापा जा सके जैसे टाइम, क्वालिटेटिव जैसे मैंने कहा जो एम्प्लॉयज है कार्यकुशलता की, उनकी अगर मैं बात करता हूं उनके बारे में हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हम देखने को मिलती हैं। तो ये पॉइंट्स हमें सोचने और समझने की जरूरत होती है। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर हम बात करते हैं, एक बार निष्पादन मानकों का निर्धारण कर लिया जाए, अगर मान लीजिए एक बार, अगर अब सेकंड ऑप्शन आ गया, सेकंड आ गया, एक बार मान लीजिए निष्पादन मानकों का निर्धारण कर ले, तो अगला कदम वास्तविक निष्पादन की माप होगी, यानी अगला जो मेजरमेंट है वो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखा गया है, वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैव टू बी सेट एंड नेक्स्ट स्टेप टू बी द मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब मेजर किसको करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को। निष्पादन की माप उद्देश्यपूर्ण, हमेशा ध्यान रखना जो परफॉर्मेंस होगी वो हमेशा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, ये ध्यान रखनी है। देर आर मैनी टेक्निक्स ऑफ द, हाँ ये लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल, ठीक है, मतलब विश्वसनीय होनी चाहिए। निष्पादों की माप बहुत सी टेक्निक होती हैं, जैसे हम निष्पादों की माप करते हैं जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स, ये पूछा जा सकता है कौन सी टेक्निक्स होगी, तो ध्यान रखना यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो सकता है, सैंपल टेस्टिंग हो सकती है, परफॉर्मेंस टेस्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ें में ध्यान रखनी। ओके, व्यक्तिगत देखरेख है, नमूना जांच है, निष्पादन रिपोर्ट है, ये आएगी। फिर हम बात करते हैं जिला आयोग से। जिला आयोग को समझाइए, आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन को समझाना है, तो ध्यान रखना जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास हम जाएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। गुड सर्विस इन द यहाँ पर डज नॉट एक्सिस द 50 लाख रुपीज़, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 2019 के बाद है, ये कुछ चेंज हुआ था पहले, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं अभी भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर 50 लाख हमें ध्यान रखना है। और अगर हम मान लीजिए डिससेटिस्फाइड है, कोई भी पार्टी डिससेटिस्फाइड है डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, तो वो अपील करेगी कितने दिन में, स्टेट कमीशन में अपील करेगी 45 डेज में, ठीक है, ये ध्यान रखना 45 डेज में वो अपील करेगी, इतना ध्यान रखना है। किसमें, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमें ध्यान रखना है। ओके, हाँ ओके, चलिए अगला प्रश्न, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का चित्र बनाना है, सिर्फ और चित्र बनाना है, ये ध्यान रखना है। 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप को आपको ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, तो डायग्राम में क्या क्या दे रखा है देखिए। सबसे पहले फैक्ट्री मैनेजर आएगा, उस फैक्ट्री मैनेजर में 2 जने आएंगे, एक तो आएगा यहाँ पर प्लानिंग इंचार्ज आएगा और एक आएगा प्रोडक्शन इंचार्ज आएगा। प्लानिंग इंचार्ज में 4 है, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, कार्यक्रम यानी रूट क्लर्क है, एक है कोस्ट क्लर्क, टाइममैन, और एक डिसिप्लिन है। ये 3-4 चीज़ें हमें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ कि बताइए प्लानिंग इंचार्ज में कौन है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन है, तो याद रखना आपको अलग अलग भी पूछा जा सकता है सीधा नाम देकर, इसलिए पूरा डायग्राम याद रखना। इसमें स्पीड बॉस है, स्पीड टोली नायक है, ये गैंग बॉस आएगा टोली नायक में, ठीक है। इसमें आएगा रिपेयर बॉस आएगा और इधर आ जाएगा इंस्पेक्टर, ठीक है, ये हमें क्लियर करना है। आप लास्ट में वर्कमैन आ जाएगा, श्रमिक। अगला देखते हैं, एकल और स्थायी योजना। एकल बिल्कुल आप जानते हैं जैसे हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं, और एक स्टैंडिंग प्लान होता है। एकल का मतलब एक बार यूज करेंगे, तो सीधी सी बात है एकल प्रयोग योजना केवल एक बार की घटना अथवा परियोजना भविष्य में विकसित की जाती है। मतलब ये जो होगा वन टाइम इवेंट होता है, प्रोजेक्ट होता है, ऐसी क्रियाविधि भविष्य में दोहराई नहीं जाती है। तो ध्यान रखना इसको रिपीटेड नहीं किया जाता, नॉट रिपीटेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में ये रिपीट नहीं होगी। द ड्यूरेशन ऑफ दिस द प्लान डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये ध्यान रखना इस योजना की अवधि परियोजना प्रकार पर निर्भर करती है। इसका विस्तार 1 सप्ताह, देखिए इसका विस्तार कैन बी द स्पैन ऑफ द वीक भी हो सकता है और मंथ भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये एक बार इसका यूज करेंगे, इसको दोहराएंगे नहीं, ये हो गई। फिर आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में हमें ध्यान रखना है ये समय अवधि के दौरान नियमित रूप से घटित होने वाली क्रियाओं हेतु होती है। इसका मतलब क्या हो गया, रेगुलरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये ध्यान रखना, रेगुलरली
over the period of time it is designed to the ensure the organization internal operation, यानी इसे यह सुनिश्चित करने हेतु अभिकल्पित किया जाता है, इसको डिजाइन किया जाता है कि एक संगठन आंतरिक प्रचालन भली प्रकार से चल रही है, यानी इसका जो इंटरनल है वो सारी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। यह सामान्यतः एक बार विकसित होती है, यह ध्यान रखिएगा, यहां पर लिखा भी है इट यूजली डेवलप वंस बट रिवाइज्ड हो सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम नीड, अगर जरूरत पड़े तो इसको वापस लाया जा सकता है, लिखा भी है जरूरत पड़े समय समय पर आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ लिखा भी है रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड नीडेड टू द मीट बिजनेस नीड्स के अनुसार, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान इंक्लूड द पॉलिसी, इसमें कौन सी आती है, पॉलिसीज आती है, प्रोसीजर आता है और रूल्स आते हैं, ये ध्यान रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है स्टैंडिंग प्लान में कौन कौन आएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेप है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप में आइडेंटिफाई करेंगे हम काम को, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड द डिवीजन ऑफ वर्क, संगठन प्रक्रिया का सर्वप्रथम कदम पूर्व निर्धारित योजनाओं की पहचान करना होता है तथा कार्य का विभाजन करना होता है। कार्य विभाजन इस प्रकार किया जाए कि कार्य करने की पूर्णावृत्ति न हो, जो भी काम कर रहे हैं उसकी पूर्णावृत्ति नहीं हो, काम का बोझ सभी कर्मचारियों पर हो। द स्टेप इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस इन द आइडेंटिफाई, ठीक है। पी डिटरमाइन प्लान्स एंड द डिवाइड द वर्क, ये ध्यान रखना है, वर्क डिवाइड कर देंगे सब छोटे छोटे में, नो रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए इन वर्क एंड द वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड होता है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी जब काम को बांट दिया है, छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया, तो उसको एक सेम सिमिलर नेचर में हम रखेंगे और उसको सिमिलर नेचर में ग्रुप करेंगे और इसी सिमिलर नेचर को ग्रुप को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, ये ध्यान रख लें। दिस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन, इसे हम कहते हैं। इस प्रकार निर्धारण विशिष्टीकरण को सरल बनाता है और इसी समूहबद्ध यानी इसी ग्रुपिंग को हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। समझ में आई मेरी बात? मैंने कहा पहले काम को बांटा, जो समान प्रकार के हैं उसको एक भाग में रख दिया और एक भाग में रखा, उसे हम कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। ओके, चलिए आज के आनंद की जय बोल दीजिए जल्दी से जितने विद्यार्थी देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विभागों की आवश्यकता कुछ लक्षणों को आधार मानकर की जा सकती है। अब जैसे कि अब मैं कह सकता हूं जैसे कोई भी विभाग होगा उसके कुछ लक्षण होंगे, उसके आधार पर ये आवश्यकता मानेंगे हम, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये हमें क्लियर करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, कैविट वेडिटर का आपको अर्थ लिखना है। मैंने इसमें एम्टर और वेडिटर दोनों को शामिल कर दिया है, ठीक है। चलिए आइए, तो आइए बात करते हैं यहां पर बाजार की ताकतों ने एक विक्रेता बाजार। अब देखो कैविट एम्प्टर के पहले कैविट एम्प्टर चलता था जिसे हम विक्रेता बाजार, ये भी पूछा जा सकता है कैविट एम्प्टर विक्रेता बाजार है। इसका मतलब होता है कैविट एम्प्टर का मतलब होता है क्रेता सावधान, पहले खरीदने वाले को सावधान होता था, लेकिन ये वेडिटर का पूछा है तो अब ठीक है, अब उपभोक्ता बाजार है, अब कंज्यूमर मार्केट है। क्यों? क्योंकि आज के मार्केट में कंज्यूमर किंग है, ये बता दिया था मैंने, जिसका अर्थ है विक्रेता को सावधान, हमेशा जो विक्रेता है अब सावधान रहना पड़ेगा। अब चेंज हो गया कैविड। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैविड एम्प्टर की जगह कौन सा शब्द नहीं आया, कैविड वेडिटर, ये भी ध्यान रखना है। एम्प्टर में क्रेता को सावधान होना था, अब वेडिटर में विक्रेता को सावधान होना है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है यहां पर। हाँ, एम्प्टर मीनिंग द बायर बिहेवियर, ठीक है, बायर बिहेवियर, और इसमें आ जाएगा सेलर बिहेवियर, ये याद रख लेना इतना सा, ठीक है, वेडिटर में सेलर बिहेवियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते। औपचारिक संगठन के लक्षण बताने हैं हमें, इनफॉर्मल के लक्षण बताने हैं। आइए देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं या फीचर्स हैं। सबसे पहले फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिलिब्रेट होता है, जानबूझकर बनाते हैं हम इसे, मैनेजमेंट बनाता है, इसलिए सारी चीज़ें पहले से परिभाषित होती हैं। जैसे स्कूल में सारे टीचर्स को पता होता है कि हमें काम क्या करना है, क्या पढ़ाना है, क्या, सारी चीज़ें पहले से डिलिब्रेट है, ठीक है, जानबूझकर बनाई गई हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के कार्यों की स्थिति तथा उनके आपसी संबंध, यानी इसमें क्लियरिफाई होती है सारे स्टेटस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स एंड द नेचर ऑफ देयर रिलेशनशिप। सबको पता है मुझे क्या करना है, सारे रिलेशनशिप पता है, स्पष्टीकरण होता है और ये भी क्लियरफाई होता है वो रिपोर्ट्स वूम, यानी मुझे किसको रिपोर्ट करनी है। तो इसकी पहली फीचर्स ये हैं। फिर आते हैं, ये नियमों पर आधारित होता है, इसमें रूल्स होते हैं। तो ध्यान रखना, इन योजनाओं में निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साधन होते हैं, क्योंकि इनमें प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियम और कार्यविधि होती हैं। तो ये हमें अचीव द ऑब्जेक्टिव द स्पेसिफाई इन द प्लान बिकॉज द प्रोवाइड द रूल्स एंड प्रोसीजर, ठीक है, रूल्स होते हैं, कुछ कार्यविधियां होती हैं और वो नेसेसरी टू अचीव देम। तो ये नियम और नीतियों पर आधारित होता है। फिर हम बात करते हैं समन्वय की, इनमें कोऑर्डिनेशन बनाता है। औपचारिक संगठन द्वारा विभिन्न प्रभागों के प्रयासों को समन्वित करना होता है, संबंध
तथा एकीकृत इसको किया जाता है। अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट इंटर रिलेटेड एंड इंटीग्रेटेड एफर्ट्स टू द वेरियस डिवीजन, इसमें वेरियस डिवीजन में इसको बांट दिया जाता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकार अंतरण के महत्व को समझते हैं, अधिकार अंतरण के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आइए बात करते हैं। चलिए तो ये ध्यान रखना है। अब बताने इंपॉर्टेंस अधिकार अंतरण की। ठीक है, सबसे पहला अधिकार अंतरण डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है वो हमें ध्यान रखनी, ये कंपलसरी होती है, ये पहला पॉइंट तो याद रखना। इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि प्रबंधकों के द्वारा अपने कर्मचारियों को अधिक अधिकार देकर, इससे क्या होता है प्रबंधकों को, यानी अगर मैं बात करता हूं बाय द गिवन देयर द एम्प्लॉयज मोर अथॉरिटी, मैनेजर्स जब अथॉरिटी देता है मोर टाइम एंड द फोकस ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट टास्क, क्या लिखा गया है, देकर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित, यानी जो मैनेजर होगा वो अन्य महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करेगा और अपने दैनिक कार्यक्रमों से उसकी यानी प्रभाव इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। जैसे मैंने यहां पर कहा कि टॉप लेवल जो है वो मिडिल लेवल को क्या करता है, अथॉरिटी देता है, राइट्स देता है। जो टॉप लेवल का जो काम होता है वो थोड़ा इजी हो जाएगा और वो सारा का सारा ध्यान केंद्रित करेगा अपने मेन वर्क पर। और इससे क्या होता है, जो भी बाय द फ्रीइंग द देमसेल्फ फ्रॉम द डेली रूटीन, जो डेली रूटीन होते हैं उससे वो फ्री हो जाएगा। और ऑल्सो अगेन द अपॉर्चुनिटीज एक्सेल टू न्यू एरियाज, तो इससे क्या होगा, वह दूसरे कामों में यानी नए कामों में वो अपना काम लगा सकता है। उत्कृष्टतापूर्ण कार्य करने के लिए सु अवसर भी उसे प्राप्त हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कर्मचारियों का विकास, एम्प्लॉय डेवलपमेंट की बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना एम्प्लॉय डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो अंतरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए अधिक अवसर मिलते हैं। जो भी कर्मचारी है जब उन्हें डेलीगेट किया जाता है, जब उन्हें सौंपे जाते हैं अधिकार, तो वो सोचते हैं यार हमें अधिकार मिले हैं, जब हमें अधिकार मिले हैं तो हम बहुत अच्छे से उसका यूज करें। तो यही लिखा है, एज अ रिजल्ट ट्रांसफर एम्प्लॉय हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर टैलेंट, वो अपने टैलेंट को यूज करते हैं एंड फ्यूचर डेवलपमेंट देम, भविष्य के लिए वो सोचते हैं भविष्य के लिए बहुत काम आएंगे। हमें अगर टॉप लेवल ने कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ सोच समझ कर दिए होंगे और उनकी प्रतिभा को और अधिक विकास मिल जाता है। इससे क्या होता है, द इंक्रीज देयर द स्किल एंड द मेक देम कैपेबल द हैंडलिंग टास्क एंड दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, और क्या होता है वो उनकी निपुणता विकसित होती है और ऐसे कार्यों को करने के लिए सामर्थ्यवान हो जाते हैं, जटिल प्रकृति के होते हैं और अपने भविष्य को उन्नतिशील भी बना लेते हैं। जो भी उनका भविष्य होता है उसको उन्नतिशील भी बना लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमें क्लियर करना है। हाँ, फिर आते हैं कर्मचारियों को प्रेरणा। कर्मचारियों को प्रेरणा का मतलब यहां पर क्या है, अंतरण कर्मचारियों की प्रतिभा को विकसित करता है। अंतरण मतलब डेलीगेशन जो है कर्मचारियों को प्रेरणा कैसे दे रहा है, जैसे मैं ये कहता हूं कि कर्मचारी को जब अथॉरिटी दी या फिर मैं कहता हूं अधिकार दिए तो क्या होता है, वो उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो विकसित होगा। ठीक है, और इससे कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ, जब एक उच्च पद पर आसीन अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य सौंपेगा, जैसे मान लीजिए टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को कोई काम दिया, ठीक है, तो यह केवल कार्य विभाजन नहीं है बल्कि उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थ में विश्वास है। तो बिल्कुल यहां लिखा है कि सीधी सी बात है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स इसमें मिलता है, क्योंकि व्हेन हायर रैंकिंग, जो हायर रैंकिंग और बैठा है, तो हायर रैंकिंग ऑफिसर डेलीगेट वर्क टू द सबऑर्डिनेट, अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है कुछ वर्क, इज नॉट द डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, ये कोई डिवीजन ऑफ वर्क नहीं है, बट आल्सो द डिमोटनाइजेशन ऑफ द सुपीरियर्स ट्रस्ट, यानी इससे सुपीरियर जो सुपीरियर है, सुपीरियर का जो है वो ट्रस्ट बढ़ रहा है अपने सबऑर्डिनेट पर, इससे उसकी प्रतिभा और निकलती है। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को कहा जाए कि बेटा ये काम करना, तो वो अपने आप को कितना अच्छा महसूस करता है कि मतलब मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, और वो कहता है कि मुझे अपने टैलेंट को दिखाना है। क्यों? क्योंकि शायद हो सकता है हमें अपने बच्चों पर क्या है, विश्वास है, जिसकी वजह से हम ये काम उनको दे रहे हैं। तो इसी तरह से प्रबंधक जो होता है वो जब सबऑर्डिनेट को जब काम देगा तो उससे क्या होगा, सबऑर्डिनेट की जो प्रतिभा है वो बाहर निकल कर आएगी। इसी तरह क्या लिखा है, अधीनस्थ कर्मचारी की अपने उच्च अधिकारी के प्रति, और इससे क्या होगा, जो द सबऑर्डिनेट होगा वो कमिटमेंट होगा अपने सुपीरियर के लिए। तो इससे क्या होता है, उसकी प्रतिभा और उसकी कर्मचारियों की प्रेरणा भी बढ़ती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
तो जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए, आज के आनंद कीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, नया सत्र 2026-27 का शुरू हो चुका है, आपकी क्लासें खत्म हो चुकी हैं, आपके अपने जो छोटे भाई बहन हैं, आप 12th क्लास में हैं, बहुत अच्छे से पेपर करके आओगे मुझे पता है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है यहाँ पर कि क्लास 6 to 12 तक सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अभी जो चल रही है 90% ऑफ चल रहा है। ऑफर जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कब तक रहेगा, 5 मार्च तक रहेगा। कब तक रहेगा, 5 मार्च तक रहेगा, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऑफर में क्या क्या है आइए देख लेते हैं। सबसे 6 to 8 तक की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड की जो कॉस्ट है वो हमें ध्यान रखनी है, 2000 रुपये है। और प्राइम की जो कॉस्ट है वो कितने रुपए है, अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, आपके स्कूल में जितने भी क्लास 11th में है 12th में है उनको भी बताइएगा, ठीक है। 3500 रुपये हैं, ठीक है, 6-8। फिर अगर मैं बात करूँ 9-10th की तो ध्यान रखना 2000 है। और ये आरंभ बैच है, ये हमें ध्यान रखना 3500 रुपये है यहाँ पर प्राइम की। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर क्लास 11-12 कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ तो 3000 स्टैंडर्ड की है और प्राइम की 5800 है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ प्रगति बैच की तो ध्यान रखिएगा, प्रगति बैच में अगर स्टैंडर्ड 2800 है और यहाँ पर हमें 5500 है, वो है आर्ट्स का, ठीक है। जितने भी हैं वो हमें जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिए। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर साइंस की, तो साइंस में हमें ध्यान रखना है स्टैंडर्ड की है 3200 रुपये और प्राइम की 6000 है। इतनी नॉमिनल प्राइस पर आपको कोई नहीं मिलेगा। 5 मार्च लास्ट डेट है, जल्दी से जल्दी इसको डाउनलोड करिए उत्कर्ष ऐप, और जल्दी से जल्दी जितने भी विद्यार्थी हैं शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, जिसका फ़ायदा मिल सके। देख लीजिए आज भी आपकी क्लास एग्ज़ाम है और क्लास चल रही है, और भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है, जिसका फ़ायदा सबको मिलेगा। अभी तक साथ नहीं छोड़ा, कहा था ना छोड़ेंगे ना साथ, हम तेरा साथ ही है, ठीक है। चलिए हाँ, अब हम बात करेंगे एक्सप्लेन द फीचर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको लेकर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आता हूं प्लानिंग में, सबसे पहले गोल ओरिएंटेड, क्योंकि बिना प्लान के कभी कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहला आता है प्लानिंग इज द फोकस ऑन द अचीविंग द गोल्स। देखने में आता है कि संस्थानों की स्थापना सामान्य उद्देश्य से होती है, जो भी उद्देश्य है लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले क्रियाकलापों के साथ योजनाओं में निर्धारित किए जाते हैं। काफी बार आपने देखा होगा, इट इज द कॉमन नॉलेज दैट द ऑर्गेनाइजेशन आज द एस्टेब्लिश विद द जनरल ऑब्जेक्टिव एंड प्लान डिफाइन द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अलोंग द एक्टिविटीज टू द अचीव। क्योंकि आपके पास प्लानिंग जो है वो नियोजन का केंद्र बिंदु क्या होता है, प्लानिंग का मेन फोकस जो होता है उसे गोल को अचीव करना होता है। बिना प्लान के हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। अगर आपने क्लास 12th में एडमिशन जब लिया था उस समय आपने अपना प्लान पूरा बना दिया था, तो आज आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका जो गोल है वो आराम से अचीव हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नियोजन उद्देश्यपूर्ण, हमेशा ध्यान रखना, प्लानिंग जो होती है वो पर्पजफुल होती है, ठीक है। और प्लानिंग इज द मीनिंगलेस अनलेस इट कंट्रीब्यूशन टू बी द अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नियोजन तब निरर्थक है, यानी ये जब मीनिंगलेस है जब तक यह संस्था के पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान नहीं करता है। ये कब मीनिंगलेस है, जब वो सहयोग नहीं कर रहा है, जब आपका प्लान सहयोग नहीं कर रहा है तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि कंट्रीब्यूशन टू अचीविंग द प्री डिटरमाइंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें ध्यान रखना है, ओके क्लियर। सेकंड ऑप्शन है नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर आता है स्टाफिंग, फिर आती है डायरेक्टिंग और लास्ट में आती है आपके यहाँ पर कंट्रोलिंग। तो इसी तरह से कि नियोजन प्रबंध के अन्य कार्यों के लिए क्या कर रहा है, बेस तैयार कर रहा है। तो ध्यान रखना, प्लानिंग प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अदर मैनेजमेंट फंक्शन, ऑल मैनेजरियल टास्क आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क। जितने भी मैनेजरियल टास्क हैं, जितनी भी निर्धारित योजनाएं हैं, वो एक ढांचे के अंतर्गत समस्त प्रबंधकीय कार्यों की निष्पत्ति इसमें की जाती है। नियोजन अन्य कार्यों से पहले आता है, तो ध्यान रखना, प्लानिंग जो है कम्स बिफोर द ऑल अदर फंक्शंस, इट कॉल्ड इज अ कोर ऑफ प्लानिंग। ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है कोर ऑफ प्लानिंग, यह आयोजन का प्रमुख कहा जाता है, ये कोर ऑफ प्लानिंग है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है बताइए कोर ऑफ प्लानिंग जो है, तो इट इज अ कॉल्ड द कोर ऑफ प्लानिंग, इसे कोर ऑफ प्लानिंग भी कहते हैं। फिर हम बात करते हैं यहां पर थर्ड, हाँ, प्रबंध के विभिन्न कार्य आपस में संबंधित है तथा समान महत्वपूर्ण है, फिर भी नियोजन सभी के लिए आधार। देखिए आपस में सारे फंक्शंस जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है सबके लिए फाउंडेशन फॉर ऑल, क्योंकि ये बेस तैयार कर रहा है पहले से ही आपके लिए, ठीक है।
फिर आता है प्लानिंग जो है यूनिवर्सल है, प्रिवेसिव है, सभी जगह पाई जाती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नियोजन संस्थाओं के सभी विभागों में प्रबंध के सभी स्तरों पर वांछनीय होता है, ये क्लियर करना है। किसी भी विशेष विभाग का अनन्य कार्य है, लेकिन प्लानिंग का क्षेत्र विभिन्न स्तरों पर होगा ही होगा। तो प्लानिंग इज द डिजायरेबल द डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट विद इन द ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इट द neither the exclusive function top level management nor any the particular department। ये सब जगह देखने का आपको मिलेगा, कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नहीं, क्षेत्र विभाग के स्तर विभिन्न विभागों में भिन्न भिन्न हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। नियोजन प्रक्रिया के प्रथम 3 चरण को आपको समझाना है। प्लानिंग के 3 स्टेप आपको बताना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ही बताने हैं, ज्यादा नहीं बताने। फर्स्ट स्टेप आता है बिना ऑब्जेक्टिव के कभी प्लानिंग बनेगी नहीं, तो इसलिए प्लानिंग होना जरूरी है। सबसे पहला इसका जो स्टेप होता है वो होता है उद्देश्यों का निर्धारण, जिसे हम कहते हैं स्टेप द सेटिंग ऑब्जेक्टिव। Every organization had the certain the objective. Objective should be the set for the entire organization, for each department। प्रत्येक डिपार्टमेंट के, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर ईच यूनिट, प्रत्येक इकाई के संगठन के अंतर्गत इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। ईच यूनिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव तैयार करना है, बिना ऑब्जेक्टिव यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए। फिर आप उसके लिए क्या करोगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आता है आपके पास डेवलपिंग या बेसिस, यानी विकासशील आधार तैयार करना। बिना ऑब्जेक्टिव के कुछ होगा नहीं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास अब आपको ये देखना आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। जब आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये देखना पड़ेगा जब आप अपने व्यवसाय के लिए कोई योजना बनाते हैं तो भविष्य में ध्यान रखना पड़ेगा उसको, जो भी भविष्य में, क्योंकि आपने प्लान तो बना लिया, भविष्य में मान लीजिए कोई इंटरनल फैक्टर्स है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका प्लान प्रभावित हो, अफेक्ट करे, तो आपको पहले से ही सारी चीजें देखनी है, सोचनी है और समझनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, उसे भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। भविष्य अप्रत्याशित है, ध्यान रखना। व्हेन यू क्रिएट अ प्लान फॉर योर बिजनेस यू शुड डू विथ द फ्यूचर इन माइंड। आपको फ्यूचर को ध्यान में रखना है, क्योंकि द फ्यूचर इज द अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि पता नहीं है, कभी भी कुछ भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। विच मीन्स योर प्लान मस्ट बी द बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। आपको पहले अपने कुछ आधार बनाने पड़ेंगे, विकासशील मान्यताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ये विकासशील मान्यताएं क्या हो सकती है वो हमें देखनी है, ठीक है। पूर्वानुमान एक सामान्य प्रकार पर आधार है जिसमें भविष्य के बारे में कुछ, हम भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। भविष्य के बारे में कुछ भविष्यवाणी करना शामिल होगी इसमें। यदि कंपनी का लक्ष्य लाभ कमाना है तो प्रबंधन को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता होगी कि उद्योग मुनाफे में वृद्धि का समर्थन करने में सक्षम होगा। मतलब आपने जो प्लान बनाया, आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भविष्य में लाभ होगा या नहीं होगा, यह भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको बेस तो तैयार करना पड़ेगा। यही चीज बताई गई है। फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। फोरकास्टिंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ बेस द इन्वॉल्व द मेकिंग सर्टेन द प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। इफ कंपनीज गोल द इंक्रीज प्रॉफिट, ठीक है, मैनेजमेंट विल नीड टू द एस्टिमेट द वेदर द इंडस्ट्री विल एबल टू सपोर्ट देयर द इंक्रीज द प्रॉफिट। यानी उसे देखना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये भी उसे सोचना समझना पड़ेगा। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को लेकर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं, यहां पर कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब यहां पर हमें देखिए, विकासशील जब आधार तैयार करते हैं तो 2 तरह की मान्यताएं होती है, 2 तरह के बेस होते हैं। एक इंटरनल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, रणनीति योजना के दौरान आपको आंतरिक और बाह्य दोनों मान्यताएं विकसित, यानी फ्यूचर के लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीजें देखनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सटर्नल एजम्पशन भी देखने पड़ेंगे आपको और इंटरनल एजम्पशन भी देखने पड़ेंगे। एक्सटर्नल में क्या क्या चीजें आएगी, तो ध्यान रखना, एक्सटर्नल में आपके संसाधन आपके पास होने चाहिए। आप कंपनी की पॉलिसीज जो होती है जिनको आपको लागू करना है वो आपको पता होनी चाहिए। प्रबंधन के स्तर योजना के साथ कैसे बातचीत करेंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। हाउ मैनेजमेंट ऑफ द लेवल विन द इंटरेक्ट विद द प्लान, कंपनी पॉलिसीज यू नीड विल विद द नीड इंप्लीमेंट। तो ये सारी चीजें इंटरनल है, इसका भी आपको बेस तैयार करना पड़ेगा। एक्सटर्नल में आपको देखना है क्या क्या चीजें हैं। बाहरी मान्यताओं में आप लोग को ये देखना है कि बाहर की चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इसमें आपको पॉलिटिकल सोशल एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो आपको अपने प्लान में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको पहले देखनी सोचनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करें, तो इसके लिए आपको बेस तैयार करना पड़ेगा। इसे डेवलपिंग प्रेमिसेस कहते हैं, जो सेकंड ऑप्शन है ये हमें ध्यान। आपका ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, आपका विकासशील आधार तैयार हो गया। अब थर्ड जो ऑप्शन है वो देखेंगे, ठीक है। तो वो थर्ड ऑप्शन है कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों। आपको अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन की तरफ।
जब एक बार उद्देश्य निर्धारित हो गया, जब आपके विकासशील यानी फ्यूचर के लिए आपने कुछ विकासित आधार तैयार कर दिए हैं, तो आगामी जो अगला कदम जो होता है वो होता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी विधियां होती है, उन विधियों को पहचानना होता है। तो ध्यान रखना, एक बार आपने ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिया, आपने एजम्पशन कर डिसाइड स्टेब्लिश्ड हो गए, तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंप्लीमेंट करना होता है। अब यहाँ पर आपके पास टेकिंग द एक्शन एंड द अचीविंग द गोल्स, ऑल मेथड्स शुड बी वॉल नो, जिसे आप जानते हैं, सभी विधियों को आप जानी पहचानी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें देखनी सोचनी है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो भी कार्रवाई हाथ में अगर ले, जो भी हम कार्य विधि हाथ में लेते हैं तो वो सोच सी समझी होनी चाहिए, पहले से स्पष्ट होनी चाहिए। कभी कभी नए कार्य के लिए अधिक व्यक्तियों को उनमें विचार के लिए, हमें कोई भी नया काम करने जा रहे हैं तो उसमें हम नए लोगों को ले सकते हैं, उनके विचारों को ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें। यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है तो संगठन के सदस्यों में हमें परिचर्चा करनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान रखना है। द कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेकन शुड बी वेल नो, जानी पहचानी हो, क्लियर हो। समटाइम इवन न्यू टास्क है कैन बी द कंसाइडर बी द इन्वॉल्विंग मोर पीपल, ठीक है, उनसे हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपके सामने ये आ गया है, पहला उद्देश्य, फिर है आपके डेवलपमेंट प्रेमिसेस, और थर्ड आ गया आपके कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये हमें क्लियर करना है। 3 ऑप्शन हमें प्रथम पूछा है तो फर्स्ट ही बताना है, सेकंड थर्ड ऐसे नहीं बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रशिक्षण तथा विकास से संस्था को होने वाले लाभ, अब देखो यहां पूछा गया है ट्रेनिंग से, ठीक है, किसको किसको फायदे होंगे वो ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा ट्रेनिंग से, ये बताना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्या क्या फायदा है, आइए देखते हैं ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे हैं, वो क्लियर करते हैं हम सारे। तो ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को जो फायदे हैं, सबसे पहला फायदा है प्रशिक्षण से फायदा होगा। ट्रेनिंग इज अ सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस, एक सिस्टमैटिक लर्निंग प्रोसेस है, ऑलवेज सुपीरियर द रिपीटेड, यानी अगर आप कोई जैसे मान लीजिए बिना ट्रेनिंग के अगर काम पर लगा दिया जाए तो बार बार गलतियां होगी, तो ये कह रहा है कि बार बार गलती नहीं करो, ये कह रहा है कोई भी चीज जो सुपीरियर टू रिपीटेड एरर बेस्ड लर्निंग, ठीक है, मेथड विच वेस्टेज बहुत मनी। अब एरर अगर हम सोचते हैं कि भाई बिना ट्रेनिंग पे उतार दे तो बार बार गलती होगी, तो एरर बेस्ड लर्निंग में क्या होता है, विच वेस्टेड बहुत मनी एंड एरर एफर्ट्स, सॉरी मनी भी वेस्ट होगी और एफर्ट्स भी वेस्ट होगा, तो इसलिए आप ट्रेनिंग दो। तो इसलिए कहा कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया जो बार बार गलती करने वाली विधियों से हमेशा बेहतर है कि आप इसके कारण, जिसके कारण क्या होगा, पैसा और प्रयास दोनों ही होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी क्या है, क्योंकि आप प्रशिक्षण सिखाए, उन अधिगम सिखाए, मतलब उन्हें ट्रेनिंग दे, जिसकी वजह से क्या होगा, बार बार जो गलतियां होगी वो नहीं होगी, और बार बार अगर गलतियां होगी तो सीधी सी बात है टाइम भी वेस्ट होगा और एफर्ट्स भी वेस्ट होगा, ये भी हमें ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रशिक्षण कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल अगर ट्रेनिंग मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, बोथ क्वालिटी भी होगी और क्वांटिटी भी होगी, ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड, ये फायदा किसको मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को। ट्रेनिंग से भविष्य के प्रबंधक को तैयार कर सकते हैं, ट्रेनिंग से क्या होगा कि हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए मैनेजर, वो कैन द हैंडल द इमरजेंसी में वो हैंडल कर सके उस चीज़ को, ये भी हमें ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर ट्रेनिंग से क्या होगा, प्रशिक्षण कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है, ये ध्यान रखना। एम्प्लॉय जो है रिड्यूस द एब्सेंटीज, रिड्यूस होगी उसकी एब्सेंटीज, मोरल यहाँ पर उसका मनोबल बढ़ेगा, ये ध्यान रखना, और वो संस्था को छोड़ के नहीं जाएगा, ठीक है, रिड्यूस होगी ये सारी चीजें, अट्रैक्शन, ठीक है। तेजी से परिवर्तन होने के कारण तकनीकी और आर्थिक वातावरण में से भी प्रभावपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त होने लगेगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं। तो ये हमें सारी चीजें याद रखनी है कि ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फायदे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑफ द जॉब विधि में से आपको बताना है यहाँ पर केस स्टडी और एक बताना है कंप्यूटर मॉडलिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो केस स्टडी में मैंने पहले भी बता दिया था आपको, केस स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूजिंग द केस स्टडी बेस्ड ऑन द एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस। आपको एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस दिया जाता है, ठीक है, वास्तविक अनुभव के आधार पर ये होता है, यानी आपको पहले कोई केस देते हैं तो वास्तविक समस्याओं का यथार्थ वर्णन किया जा सके। तो भविष्य में अगर मान लीजिए इस तरह की कोई समस्या आ गई तो फिर कैसे होगा, तो आपको पहले एक समस्या दी, केस दिया जो भविष्य में हो सकता है ऐसी आए, तो लिखा भी है दे द अटेम्प्ट टू द रियलाइजली द डिजायरेबल प्रोटेक्शनल रियल वर्क प्रॉब्लम फेस बाय द मैनेजर, ठीक है, मैनेजर के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई वास्तव में ये समस्या आ गई तो आप ऐसे क्या करोगे बताइए हमें। तो इसलिए ये कहा जाता है कि वास्तविक समस्याओं का यथार्थ वर्णन किया जाए जो प्रबंधकों के सामने आए हैं, ठीक है, तो उनको बताया जाता है इसमें, ये हमें ध्यान रखना है। फिर कंप्यूटर प्रतिमान में सीधी सी बात है, यह इस प्रकार का कार्य है जिसमें वातावरण बनाने में सहायक है जो कंप्यूटर में प्रोग्राम के द्वारा कार्य, अब देखो कंप्यूटर में प्रोग्राम के द्वारा वास्तविक स्थितियों की नकल करने में सक्षम है। सेम वही बात इसमें भी लिखी गई। इसमें आपको क्या सिखाया जा रहा है, इसमें रियल वर्ल्ड
वर्क सिचुएशन थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम से आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएगी जो भविष्य में आएगी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, इससे प्रशिक्षणार्थी बिना किसी जोखिम के या कम लागत पर सारी चीजें सीख सकता है और गलतियां भी वास्तविक जीवन में कम होगी। फिर जो गलतियां वास्तविक जीवन में करेगा वो यहां कर लेगा। फिर यहीं पर यहां लिखा है कोस्ट फ्रॉम द मिस्टेक दे आर द माइट मेक द रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ी जा रही है इसमें भी चीजें। तो ये कंप्यूटर प्रतिमान है, ये ध्यान रखना। मतलब आपको ये सिखाया जा रहा है जिसके माध्यम से भविष्य में अगर आपको इस तरह का कुछ सीखने को मिले तो उसमें गलतियां कम हो, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, प्रबंध के सिद्धांतों के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है, सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है, प्रबंध के सिद्धांत की इंपॉर्टेंस, वैज्ञानिक निर्णय और बदलते पर्यावरण की आवश्यकताओं को समझना है। सबसे पहले साइंटिफिक डिसीजन और मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर प्रबंध के सिद्धांत, वैज्ञानिक साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, प्रबंध के निर्णय तथ्यों पर आधारित होने चाहिए। जो निर्णय होंगे वो फैक्ट पर आधारित होने चाहिए, इच्छित उद्देश्यों के संदर्भ में न्यायोचित होने चाहिए, उन्हें समय पर, यथार्थवादी और माप, यानी वैज्ञानिक निर्णय का मतलब सीधी सी बात है, जो भी डिसीजन हो वो किस पर होने चाहिए, साइंटिफिक होने चाहिए। टेलर ने कहा कि जो भी डिसीजन होने चाहिए वो साइंटिफिक हो, यानी प्रबंध के निर्णय तथ्य यानी फैक्ट पर होने चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। रिलेशन टू द डिजायर्ड द ऑब्जेक्टिव, दे शुड बी द टाइमली रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट द मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, जिसका मूल्यांकन किया जा सके, वास्तविक हो, यथार्थवादी हो, ऐसे होने चाहिए साइंटिफिक डिसीजन। वे स्थिति की वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर आधारित होनी चाहिए, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट सिचुएशन एंड द, ये ध्यान रखना है, अंधविश्वास पर आधारित नहीं होने चाहिए, ये इवोल्यूशन पर बेस्ड होने चाहिए। अंधविश्वास जो पहले चल रहा था वैसे ही चलने दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। हाँ, बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जीवित रहना और विकसित होने के लिए एक संगठन के लिए बदलते पर्यावरण को चेंज करना पड़ता है, खुद को लगातार अनुकूलित करना अनिवार्य होता है। अगर आप उसके अनुसार, एनवायरमेंट के अनुसार नहीं चलोगे तो कोई मतलब नहीं। इसलिए प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा भी है, हालांकि सिद्धांत हमें, देखिए सीधी सी बात है, प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमें केवल सामान्य दिशा निर्देश देते हैं, हमें केवल गाइड करते हैं, ये ध्यान रखें। प्रिंसिपल इज अ जनरल गाइडलाइंस होते हैं, दे आर द फ्लेक्सिबल एंड कैन बी द मॉडिफाइड टू मीट द डायनेमिक, क्योंकि ये मॉडिफाइड होते रहते हैं, ये डायनेमिक ऐसे चेंज करना पड़ता है बिजनेस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। प्रबंध के सिद्धांतों को एक प्रभावी और गतिशील नेतृत्व प्रदान करते हैं। और ये जैसे कार्य विभाजन का सिद्धांत, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता के अनुसार। तो ये चेंज होते रहेंगे, जैसा एनवायरमेंट है वैसा इसको चेंज करना पड़ सकता है। हाँ, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आदेश की एकता और निर्देश की एकता के बारे में अंतर बताना है, ठीक है। आपको डिफरेंट बताने हैं किसमें, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या क्या डिफरेंट है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ आदेश की एकता, तो हमेशा ध्यान रखना एनी सबऑर्डिनेटेड शुड बी द रिसीव्ड ऑर्डर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आंसरेबल टू ओनली वन ऑफिसर, एक ही आंसर, एक के प्रति ही हमें आंसर देना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव जो होता है शुड बी हैव द सिंगल हेड वन प्लान एंड सिंगल प्लान, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक वन हेड वन प्लान होगा इसमें, और इसमें जो होगा किसी भी अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करने होंगे और उसी के प्रति उसको उत्तरदायी रहना पड़ेगा, ये इसका अर्थ है। इसमें ध्यान रखना, ड्यूल सबऑर्डिनेटर को रोकता है, दोहरी अधीनस्थत्व को रोकता है, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा ऑर्डर ले लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, दोहरी स्थिति में भ्रम हो जाएगा कि मैं किसके ऑर्डर का पालन करूं। और इसमें क्या होता है, एक दूसरे के आवरण, ओवरलिपिंग नहीं होती है इसमें, क्योंकि पहले ही सारी चीजें पता होती है, भाई प्लान तो एक ही है, सबको वही फॉलो करना है, और ऑफिसर ही एक ही है तो सबको वही चीजें देखनी है, तो इसकी वजह से ओवरलिपिंग नहीं होगी। फिर ये ध्यान रखना, ये व्यक्तिगत यानी एम्प्लॉय पर्सनली अफेक्ट होते हैं इसमें, क्योंकि ये एक ही तो होगा ना इसमें, हमें जो सबऑर्डिनेट होगा वो क्या करेगा, एक ही सुपीरियर से ऑर्डर लेगा, इसकी वजह से ये क्या होते हैं, पर्सनली एम्प्लॉय द पर्सनली अफेक्टेड होता है। और इसमें इंपैक्ट जो पड़ेगा वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पड़ेगा, क्योंकि पूरा जो एक प्लान बनाया हुआ है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसलिए कहते हैं वन हेड वन प्लान, तो इसलिए इसमें पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट करेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आइए हम बात करते हैं लीडरशिप के इंपॉर्टेंस की बात करते थे। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले लोगों के लीडरशिप, सीधी सी बात है, लोगों को व्यवहार को चेंज करता है, क्योंकि लीडर जो होता है वो अपने फॉलोवर्स को जैसा कहेगा फॉलोवर्स वैसा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका जो प्रभाव है, ओहरा है,
उसकी वजह से वो जो उसके फॉलोवर्स होते हैं वैसा वो करते हैं। तो लिखा है नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। लीडरशिप द इन्फ्लुएंस द पीपल्स बिहेवियर एंड द मोटिवेट्स देन कंट्रीब्यूट देयर लेबर एनर्जी एंड पॉजिटिवली द बेनिफिट्स। तो लिखा भी है लोगों के व्यवहार को प्रभावित करेगा, उन्हें अपनी श्रम ऊर्जा को संस्था के लाभ के लिए सकारात्मक रूप में योगदान प्रेरित करेंगे। अच्छे नेता हमेशा अपने अनुयायियों द्वारा, देखो ध्यान रखना, गुड लीडर जो होता है ऑलवेज द प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आते हैं अपने फॉलोवर्स से। क्योंकि अगर हम लोगों को प्रभावित करेंगे, अच्छे नेता होंगे जो अपने फॉलोवर्स को समझाएंगे सारी चीज़ें और अनुयायी फॉलोवर्स वैसा करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। फिर हम बात करते हैं अनुयायियों की आवश्यकता को, यानी लीडर जो होता है वो अपने फॉलोवर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी पूरा करता है। लिखा भी है हेल्प द मीटिंग द फॉलोवर्स नीड्स, एक नेता कर्मियों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखता है। अ लीडर द मेंटेन द पर्सनल रिलेशनशिप विद इन द एम्प्लॉयज एंड हेल्प देम मीट देयर नीड्स, उसकी जो भी आवश्यकताएं है वो पूरी करता है। दे प्रोवाइड देम द नेसेसरी कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस देता है, उनको सपोर्ट देता है, उनको देयर बाय द क्रिएट द कंडक्ट वर्क एनवायरमेंट, एक अच्छा वातावरण, आत्मविश्वास वो प्रदान यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि एक अच्छा नेता वही होता है जो अपने एम्प्लॉय की सुने, ये ध्यान रखिएगा। ओके क्लियर। चलिए आज के आनंद की जय बोल दीजिए, जल्दी से फटाफट से बोल दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, वांछित परिणामों को, परिवर्तनों को लागू। अब काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो फॉलोवर्स होते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था एक अनिल कपूर वाला, जिसमें आपने देखा होगा एक अच्छा लीडर बन के बताता है, जैसे उसको फॉलोवर जो होते हैं ना, अनिल कपूर जैसा कहेगा वैसा वो सारे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई चेंजेस आया है बिजनेस में, ठीक है, और फॉलोवर्स कह रहे हैं हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर लीडर सपोर्ट में है सारी चीज़ें, तो जैसा लीडर कहेगा वैसा फॉलोवर को फिर करना ही पड़ता है। तो ये चीज़ होता है कि नेता संस्था में आवश्यक परिवर्तन को प्रारंभ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वह उन्हें विश्वास दिलाता है, लिखा भी है, राजी करता है, स्पष्ट करता है, पूरे दिल से परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि जो चेंज हो रहा है वो आपके लिए भी है, आपके लिए अच्छा है। द लीडर प्लेज द की रोल है, ध्यान रखना, ठीक है, इन नेसेसरी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ही कन्वेंस करता है अपने क्लियरलीफाई एंड मोटिवेट करता है अपने सारे जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको कि भाई ये जो जितना भी चेंज हो रहा है वो आपके लिए है, बेस्ट टू बेस्ट आपको सब कुछ सही रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक नेता का काम ये भी है, ठीक है। चलिए, किसी कंपनी के कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न, आपको फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में बताना है, जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव है उसके बारे में हम देखेंगे, क्योंकि दो तरह के इंसेंटिव होते हैं, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल। हमें फाइनेंशियल इंसेंटिव के बारे में बताना है। फाइनेंशियल जैसे सैलरी, बिल्कुल सही है, सैलरी तो बिल्कुल, सैलरी के बिना कुछ मतलब ही नहीं है। मोटिवेशन में आपको देखा होगा दो तरह के मोटिवेशन मिलते हैं, एक तो पैसों से खुश है और एक हम प्रशंसा से खुश हैं, तो दोनों में अलग अलग। अगर मैं फाइनेंशियल कहूँ तो वो जो काउंटेबल होता है, जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे सैलरी को काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं नॉन फाइनेंशियल कहूँ जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये भी हमें थोड़ा देखना है। तो प्रत्येक कर्मचारी के लिए वेतन एक आधिकारिक वित्तीय प्रोत्साहन है। इसमें आधारभूत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी। सैलरी बेसिस फाइनेंशियल इंसेंटिव आएगा, इंक्लूड्स द बेस ऑफ सैलरी, डिटरमिन्स अलाउंसेस आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है सैलरी का। दूसरा आता है कुछ व्यावसायिक संगठनों में वेतन बढ़ना वार्षिक वेतन प्रति निष्पादन स्तर से संबंधित होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वेतन में आएगा। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पारिश्रमिक प्रोत्साहन, जितनी ज़्यादा आप वस्तु का उत्पादन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पैसे मिलते रहेंगे। वही चीज़ है, बहुत सी पारिश्रमिक प्रोत्साहन योजनाओं का लक्ष्य पारिश्रमिक का भुगतान को उनकी व्यक्तिगत सामूहिक स्तर की उत्पादकता के साथ जोड़कर उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाता है। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय द लिंकिंग द रेमुनरेशन पेमेंट्स इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल्स, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे उतनी ज़्यादा मजदूरी मिलती रहेगी, वो है यहाँ पर, ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बोनस, जो सैलरी के अलावा होता है, कर्मचारी को उनकी मजदूरी और वेतन के ऊपर जो दिया जाता है। इंसेंटिव गिवन द एम्प्लॉय ओवर एंड अबाउ दियर द सैलरी एंड वेजेस, सैलरी और वेजेस से ऊपर जो दिया जाता है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जैसे कंपनी में कोई प्रॉफिट हुआ उसको शेयर, काफी बार होता है ना, कहते हैं ना कि भाई अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हम आपको हिस्सा देंगे, वही चीज़ है। प्रॉफिट शेयरिंग इज द गिवन द एम्प्लॉयज द शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी शेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में हिस्सा दिया जा रहा है। दिस द मोटिवेट, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, इंप्रूव करता है अपनी परफॉर्मेंस को। अरे मुझे लाभ में हिस्सा दिया जा रहा है, जो कंपनी में प्रॉफिट होगा उसमें मुझे हिस्सा दिया जा रहा है, तो कितना मतलब मोटिवेट होगा वो सोचिए आप। इससे क्या होता है, वो कंट्रीब्यूशन टू द प्रॉफिट ग्रोथ, इससे बढ़ती है सारी चीजें। तो ये ध्यान रखना। भागीदारी का अर्थ होता है कर्मचारियों को संगठन के लाभ में उनका हिस्सा, यह कर्मचारी को अपना निष्पादन सुधारने में प्रेरणा, इससे उसकी परफॉर्मेंस सुधरेगी, अच्छी होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लाभांश निर्णय, चैप्टर 9,
ठीक है, लाभांश निर्णय यानी डिविडेंड डिसीजन अफेक्टिंग, ठीक है, फैक्टर्स के बारे में बताना है इसके। तो हमें बताना है कि लाभांश निर्णय को कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अर्निंग की बात करेंगे हम। तो लाभांश का भुगतान, क्योंकि देखिए डिविडेंड कब देता है, डिविडेंड जो होता है वो एक तरह से आउटसोर्सिंग है। क्योंकि आउटसोर्सिंग कैसे हुआ, क्योंकि ये बहिर्गमन है, देना पड़ेगा हमें। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास अर्निंग होनी चाहिए, उपार्जन होना चाहिए। लाभांश का भुगतान वर्तमान और भूतकालीन उपार्जनों में से करेंगे। डिविडेंड जो हम देंगे वो करंट या पास्ट अर्निंग में से हम देंगे, ठीक है। दूसरी बात, लाभांश संबंधी निर्णय लेते समय अर्निंग बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास अर्न नहीं है, पैसा नहीं है, तब आप डिविडेंड कैसे देंगे। तो इसलिए सबसे पहले अर्निंग जरूरी है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अर्निंग तो है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एक बार लाभांश आपने बहुत ज्यादा दे दिया, अब नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट टाइम जब प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो थोड़ा कम हुआ, अब आपने क्या कहा कि अब इस बार हम प्रॉफिट डिविडेंड नहीं देंगे, तो सोचिए स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल रहेगी तो बहुत अच्छा आप दे सकते हैं। तो यही है कि अन्य बातें समान रहे तो एक कंपनी जिसकी उपार्जन क्षमता स्टेबल है, तो ध्यान रखिएगा, अदर थिंग्स इज इक्वल, अ कंपनी विद द स्टेबल अर्निंग इन लाइकली टू द डिक्लेयर द हाई डिविडेंड, तो वह अधिक लाभांश घोषित कर सकती है। और यदि कंपनी की उपार्जन क्षमता अनस्टेबल है तो ध्यान रखना वो पे करेगी आपको लोअर डिविडेंड। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा, अगर अर्निंग अच्छी है तो हाई है, अगर अर्निंग अच्छी नहीं है तो लो है डिविडेंड आपको, ठीक है। उसके बाद भी यही चीज आती है कि डिविडेंड जो रहेगा वो स्टेबल कब रहेगा, वही चीज यहां पर वापस आई है। प्रति अंश लाभांश स्थिरीकरण, हर कोई कंपनी चाहती है कि मैं जो डिविडेंड दूं वो स्टेबल दूं। पॉलिसी जो होती है वो स्टेबलाइजेशन होती है, स्थिरीकरण की, यानी फिक्स दूं, कभी हाँ देती रहूं, ठीक रहेगा, ठीक है। डिविडेंड इंक्रीज द जनरली मेड, कब होगा इंक्रीज, द स्ट्रॉन्ग प्रोटेशनल हायर प्रॉफिट्स, जब आपके पास लाभ की संभावनाएं है, जब प्रॉफिट ज्यादा है। एंड दीज प्रोटेशनल शुड नॉट बी लिमिटेड द करंट ईयर्स अलोन, तो इसका मतलब क्या है, वह संभावना भी केवल चालू वर्ष की नहीं होनी चाहिए बल्कि भविष्य में भी चलनी चाहिए कि डिविडेंड हम इनको कैसा देते रहे, स्टेबल देते रहे, ठीक है। तो ये कब होगा, जब सारी चीजें अर्निंग होगी, अर्निंग स्टेबल होगी तो डिविडेंड भी स्टेबल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद आते हैं जब कैश फ्लो की हम बात करते हैं, जैसे अभी मैंने कहा था डिविडेंड जो होता है वो बहिर्गमन होता है, ठीक है, आउटफ्लो होता है इसका, ये ध्यान रखिएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि कंपनी लाभार्जन कर रही है लेकिन उसमें रोकड़ की कमी होती है। अगर मान लीजिए क्योंकि डिविडेंड देगी तो कैश कम होगा, बिल्कुल सही है। तो लिखा भी है कि कंपनी में बी द प्रॉफिटेबल बट लैक हो रहा है, लैकिंग कैश, लैक यानी कैश कम हो रहा है। और कंपनी मस्ट हैव द सफिशिएंट, आपके पास पहले से सफिशिएंट कैश होना चाहिए जब आप डिविडेंड दे रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हमें क्लियर करनी है सारी चीज़ें। फिर अब हम बात करेंगे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है, फिक्स कैपिटल जो है उसकी रिक्वायरमेंट हमें है तो उसके लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे फिक्स कैपिटल के लिए। तो सबसे पहला करता है वो है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैं कहता हूँ बिजनेस व्यापारिक है, ठीक है, दो तरह के बिजनेस होता है, एक मैन्युफैक्चर होता है, एक ट्रेड होता है। अगर मैन्युफैक्चर है तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, ट्रेड है तो कम चाहिए। तो वही चीज़ है, अगर व्यापारिक इकाई है तो उसमें निवेश करने की आवश्यकता निर्णायक संगठन की अपेक्षा कम होती है। तो ये सीधी सी लिखी हुई है। ट्रेडिंग कंपनी है तो वहाँ पर रिक्वायर्ड जो होगी वो लेस होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वहाँ पर रिक्वायर्ड जो होगी वो प्लांट और मशीनरी खरीदनी होगी तो वहाँ ज़्यादा पड़ेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, कम होती है तथा संयंत्र मशीन आदि क्रय करने के लिए आवश्यकता, हाँ, निर्णायक संगठन की अपेक्षा कम होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी अपेक्षा में आपके ट्रेडिंग कंपनी में कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ सक्रिया, अगर मान लीजिए बड़े स्तर का बिजनेस है तो ज़्यादा पड़ेगी। तो मान लीजिए बड़े स्तर पर संचालित है तो बड़ी मशीनें पड़ेगी, बड़ी मशीनें होगी, अधिक स्थान चाहिए होगा तो उसे स्थायी संपत्तियाँ ज़्यादा चाहिए होगी। तो ये लिखा है द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो मशीनरी एंड मोर स्पेस चाहिए होगा, देयरफॉर द रिक्वायर्स द मोर फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट, फिक्स है, ज़्यादा चाहिएगी। एंड इन, ठीक है, और स्मॉल एंटरप्राइजेज है तो स्मॉल मशीनरी होगी और लेस स्पेल होगा तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तकनीकी विकल्प, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, जहां पर टेक्नोलॉजी ऑप्शन ज़्यादा है, जैसे फर्नीचर का बिजनेस है वहां ऑप्शन ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहां पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा काम नहीं है। तो मान लीजिए पूंजी प्रदान है, कैपिटल इंसेंटिव है, ठीक है, तो वहां पर ज़्यादा चाहिए होगी। और अगर लेबर इंसेंटिव है तो वहां पर कम फिक्स कैपिटल चाहिए।
पूंजी प्रदान होगा तो वहाँ प्लांट मशीनरी ज़्यादा पड़ेगी, तो वहाँ पर स्थायी पूंजी ज़्यादा चाहिए। मानवीय श्रम है तो वहाँ पर कम चाहिए होगी। तो यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये लिखा भी है, ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड द सुटेबल द इन्वेस्टमेंट दे आर द परचेज एंड प्लांट, ठीक है, एंड बिकॉज दे आर द रिक्वायर्ड लेस ह्यूमन लेबर है तो वहाँ कम पड़ेगी, और मान लीजिए कैपिटल इंसेंटिव है तो ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। चलिए, हाँ, कुछ उद्योगों में अब मान लीजिए कहीं पर टेक्नोलॉजी एडवांस में चल रही है, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा संपत्तियां शीघ्र अप्रचलित हो जाती है, जल्दी अप्रचलित होगी, तो वहां प्रतिस्थापन शीघ्र होगा, ये ध्यान रखिएगा। एसेट्स बिकम द ऑब्सोलीट क्विकली, रिक्वायरमेंट ऑफ द रिप्लेसमेंट क्विकली, जहां रिप्लेसमेंट जल्दी जल्दी होती है तो वहां पर आपको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। कंप्यूटर बहुत शीघ्र अप्रचलित हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं ये कहूँ कि फर्नीचर शीघ्र अप्रचलित, ये टेबल है मेरे सामने, ये शीघ्र अप्रचलित नहीं होगी, रिप्लेस नहीं होगी जल्दी से, तो उसकी जगह कोई आएगी नहीं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, यानी तकनीकी उत्थान में, टेक्नोलॉजी एडवांस में, ठीक है। तो लिखा भी है कंपनीज रिक्वायर सब्सटेबल इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट एंड, कब होगा, टेक्नोलॉजी एडवांस की अगर जब हम बात करते हैं, ठीक है, ओके, क्लियर, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा अब, हाँ, वो है यहाँ पर जनसंपर्क विभाग के कार्य। आपको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के फंक्शन बताने हैं। कौन से फंक्शन हैं, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है जनसंपर्क, पीआर टीम, जिसे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले प्रचार, जनसंपर्क के माध्यम से उद्यम से संबंधित, जैसे प्रचार की जब बात की जा रही है तो पब्लिक रिलेशन, न्यूज़ हो सकता है, अचीवमेंट हो सकते हैं, एक्टिविटीज़ हो सकती है रिलेटेड टू द इंटरप्राइजेज एंड डिसमिटेड फ्री एंड चार्ज ऑफ, ये ध्यान रखिए, ये निःशुल्क होती है, सारी चीज़ें बिना भुगतान की होती हैं, पब्लिसिटी बिना भुगतान के होगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर आती है प्रेस संपर्क, पब्लिक रिलेशन, अगर मैं बात करूं प्रेस संपर्क की बात करें तो प्रेस संपर्क में अखबारों में, पत्रिकाओं में, टीवी में अच्छे संबंध बनाए रखने के सकारात्मक समाचारों का प्रकाशन करवाया जाता है। मेंटेनिंग द गुड्स रिलेशन, द न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। प्रेस संपर्क में प्रेस वार्ता होती है, तो वो आता है, कंपनी के बारे में बताई जाती है सारी चीज़ें, फिर वो बताता है वो सारी। प्रोडक्ट प्रचार, नए मौजूदा उत्पादों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए होती है। आपने काफ़ी बार गेम्स वगैरह में देखा होगा, प्रोडक्ट प्रचार सबसे ज़्यादा होता है, कोई भी आईपीएल वगैरह चल रहा है उस समय आप देख लीजिए, इस तरह की। तो इम्प्रूविंग द इमेज और ऑफ प्रोडक्टिव बाय द डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर न्यू एग्जैक्टिंग एंड द प्रोडक्ट्स और टू द पब्लिक, यानी नए और मौजूदा उत्पादों की जानकारी जनता को पहुंचाएगा, उनके उत्पाद की छवि को सुधारना इसमें होता है। पब्लिक रिलेशन टीम का यही काम है कि जितना ज़्यादा हो सके जनता को उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए, ठीक है, और वो जुड़े रहें, ये ध्यान रखना होता है। निर्गमित संप्रेषण का मतलब होता है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का मतलब होता है कर्मचारियों, निवेशक और आम जनता तक। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि पूरे एनुअल रिपोर्ट एक तैयार होती है, काफ़ी बार न्यूज़पेपर में भी आती है, तो जो एनुअल रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कर्मचारी, निवेशक और आम जनता तक उद्यम की जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, निर्णय जो होते हैं, वो जानकारी पहुंचाना। तो ये ध्यान रखना, इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरप्राइजेस पॉलिसीज एंड डिसीजन टू द एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर एंड देयर जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक को ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, हमारी पॉलिसी क्या है, जिससे उन्हें पता चल सके उस चीज़ के बारे में, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर अब आते हैं हम, हाँ, विज्ञान और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर की हम बात करते हैं। विज्ञान और व्यक्तिगत विक्रय में किसकी बात की जा रही है, अंतर की बात की जा रही है, जिसको हमें समझना है। आइए देखते हैं, सबसे पहले विज्ञान और व्यक्तिगत विक्रय के बीच अंतर की बात करें। डिटरमिनिंग बिटवीन द एडवर्टाइजिंग एंड द पर्सनल सेलिंग, तो सबसे पहले अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर क्या है, पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एडवर्टाइजिंग इज द इम्पर्सनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, संदेशवान अव्यक्तिगत है, एक तरफा हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। व्यक्तिगत विक्रय जो होता है वो इसका व्यक्तिगत स्वरूप होता है, ये दो तरफा होता है, पर्सनलाइज्ड फ्रॉम द मैसेजिंग, ठीक है, क्योंकि आपके घर पर आया है कोई वस्तु बेचने के लिए, तो सीधी सी बात है, वो आपसे बात करेगा, आप उसका उत्तर दोगे वापस, तो वो पर्सनलाइज्ड होता है, ये बात ध्यान रखना। ये इम्पर्सनल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करें कि विज्ञापन का जो होता है वो जो मैसेज होगा वो स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैसेज दैट, अर्थात बाजार के किसी भी भाग में सभी ग्राहकों को एक जैसा संदेश जाएगा, जैसे टेलीविजन में कोई इंफॉर्मेशन आएगी वो सब जगह एक जैसे जाएगी, विज्ञापन में सेम मैसेज टू द ऑल कस्टमर्स के पास होगा। जबकि इसमें सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि कस्टमर का बैकग्राउंड कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसा मुंह होता है वैसा हम तिलक निकाल देते हैं, वैसी इसमें होती है कि ग्राहक की जो बैकग्राउंड होते हैं वो देखना होता है। सेलिंग द कंसर्न, तो ध्यान रखना यहाँ पर कस्टमर्स का जो बैकग्राउंड होता है, उसकी जो नीड्स होती है, उसके अनुसार हम बातचीत करते हैं। उसको ढाल सकते हैं, इसको ढाल नहीं सकते, एक बार बन गया ये बन गया, उसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेलोच होते हैं। बेलोच का मतलब क्या हो गया? फ्लेक्सिबल, ठीक है। हाँ, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, एडवर्टाइजिंग जो होगी वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ठीक है। ये बेलोच होते हैं क्योंकि मैसेज कैन बी द टेलरेट द टू बायर्स नीड्स। हाँ, कैन नॉट भी आएगा, कैन नॉट बी यानी इसको चेंज नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। फ्लेक्सिबल बिकॉज द मैसेज कैन बी चेंज, इसको चेंज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी ट्रेड टू बायर्स नीड्स, बायर्स की नीड्स के अनुसार। जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ आई, अमिताभ बच्चन जी, बीका जी का मान लीजिए कोई एडवर्टाइजमेंट दे रहे, तो आपके अनुसार थोड़ी दे रहे हो, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर ये बेलोच होता है। संदेश को क्रेता की आवश्यकता के अनुसार ढाला नहीं जा सकता है, ढाला नहीं जा सकता है, ये सेम आ गया ना। हाँ, ढाला नहीं जा सकता है। विज्ञापन बेलोच होता है क्योंकि ये संदेश क्रेता की आवश्यकता के अनुसार ढाला नहीं जा सकता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी है, तो ध्यान रखना। ये इसके अनुसार ढाला जा सकता है, ये ध्यान रखें। ये क्रेता की आवश्यकता के अनुसार ढाला जा सकता है, ये नहीं ढाला जा सकता, नॉन फ्लेक्सिबल हो गया। ये फ्लेक्सिबल होगा बिकॉज द मैसेज कैन बी द चेंज एज द नीडेड, यानी बायर्स की जो भी नीड होती है उसके अनुसार ये इसको चेंज नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हुई है, चेंज, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लास्ट, वो है इसकी जनसाधारण तक इसकी पहुंच बहुत जल्दी है। एडवर्टाइजमेंट आया पूरे राष्ट्र में ये फैलेगा, तो ध्यान रखना इट इज़ अ ब्रॉड रीच है, और मीनिंग इट कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सबके पास ये पहुंचता है, जबकि इसमें समय और लागत के कारण सीमित होती है। इसमें ध्यान रखना इसकी रीच जो होती है, इट कैन बी यूज रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल बट कैन ओनली बी यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पज टू टाइमर। देखो, संपर्क इसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक साधा तो जा सकता है, ये गड़बड़ होगी यहाँ, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको इतना ही याद रखना है कि इसमें, हाँ, इट कैन बी यूज टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर पीपल नहीं है, ये सीमित पोज, लिमिटेड होगा, ठीक है। ये हटा दीजिए यहाँ से, ये लिमिटेड पर्सन तक जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, सीमित लोगों तक। हाँ, हाँ, तो समय और लागत के कारण सीमित लोगों से ही संपर्क किया जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सीमित लोगों से ही संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। ये लिमिटेड ही होगा, इसकी लार्ज है, इसकी लिमिटेड है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी रीच जो है वो ब्रॉड है, लार्ज है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होती है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। समय और लागत के कारण सीमित लोगों से ही संपर्क किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लिया है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है, कोई टेंशन नहीं लेने, दिमाग में किसी प्रकार का जोर नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड होके, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव थॉट के साथ आराम से नहाइए धोइए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पेरेंट्स के पैर छूइए, आराध्य के जाके हाथ जोड़िए, और जो भी मन में शंका है वो बोल दीजिए भगवान के सामने कि भगवान देखिए, लाज रखना, ठीक है, टेंशन मत नहीं लेनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। थैंक यू सो मच।